जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 37। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं फ्रॉड टाइप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर। यूँ समझ लीजिए आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने चैप्टर 8 के कुछ कंसेप्ट ओवरव्यू डिस्कस किया था। हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे फ्रॉड के हवाले से। इसकी नेचर क्या है, क्वेश्चन की स्टडी टाइप का आता है वैसा ही है जैसा रिस्क असेसमेंट वाला क्वेश्चन है, ये चीज़ें बताई। लेकिन हमने कंसेप्ट अभी डिस्कस नहीं किए थे, तो मैंने आपको एडिशनल एक ऑप्शनल के तौर पर असाइनमेंट के तौर पे कहा था आपने इसकी रीडिंग करके आनी है। ठीक है, उस रीडिंग का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि आप सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ के खुद ही समझ लेंगे, लेकिन उसका मकसद ये था कि उसमें से कुछ फैक्टर भी आपको समझ आ गए तो आपको चैप्टर का स्टाइल समझ आ जाएगा कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, रिटर्न असाइनमेंट तो ना ही करें तो वो भी ठीक है। जिन्होंने कर ली रिटर्न असाइनमेंट अच्छा है, जिन्होंने नहीं की या नहीं हो सकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग असाइनमेंट ज़रूरी थी। क्या आप लोगों ने रीड किया फ्रॉड रिस्क फैक्टर को? कितने स्टूडेंट से रीड किया? शाबाश, रीड किया। ओके, और समझ नहीं आई? ओके, क्यों नहीं समझ आई भला? क्या इसका ये मतलब है कि आप जो है वो इतने ज़हीन ही नहीं है कि समझ सकें, या इसका ये मतलब है कि इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि उस्ताद ने भी समझाया ही नहीं? ये है रीज़न, अभी समझाया ही नहीं। तो अगर आपने कोई असाइनमेंट, तो है वो इनिशियली मेरा प्लान था लेकिन बाद में असाइनमेंट ख़त्म कर दी। रिटर्न असाइनमेंट, रीडिंग असाइनमेंट आपको सिर्फ रीड करनी थी, अंडरस्टैंड नहीं करनी थी। क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड करने के काबिल हो स्टूडेंट जो खुद से, तो फिर उस्ताद की ज़रूरत नहीं। फिर अगर ये चैप्टर आप खुद से पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हर चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ लेकिन मैं आपको फैमिलियराइज करवाना चाहता था, और कोई मकसद। आपको अगर जो रीडिंग की है उसमें 5 फैक्टर भी समझ आ गए ना, तो समझ आपने हक अदा कर दिया। जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर था, रीडिंग की है तो जिस स्टूडेंट को सिर्फ कितने 5, क्लास में कितने स्टूडेंट जिन्होंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर रीड किए और 5 समझ आ गए उन्हें? 5, बस ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा ये चूंकि लिस्ट है ये चैप्टर, तो इस चैप्टर को हम प्रोजेक्टर के जरिए से पढ़ेंगे। रीजन क्या है प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ने की? इसमें लिस्ट है, क्योंकि इसका माइंड मैप भी बनाएंगे उसमें सारी लिस्ट ही आएगी। तो लिस्ट होना तो वो बुक से पढ़ाने में ये फायदा होता है कि स्टूडेंट घर जाके जब ये देखता है तो चूंकि क्लास में भी वही सफ़ा देखा है, घर में भी वही सफ़ा देखा है, तो वो मैच हो जाता है। लिस्ट जो होती है उसका ये काम होता है। लेकिन कंसेप्ट जो होते हैं वो ज़ाहिर है टू द पॉइंट फोकस करके उसमें से कीवर्ड्स निकाल के सिर्फ वही सामने करने होते हैं, ताकि हम जो गैर अहम चीज़ें हैं उनमें उधर ना फोकस चला जाए हमारा। तो इसलिए उसमें माइंड मैप ज़रूरी है। लेकिन जो लिस्ट वाले कंसेप्ट होते हैं वो आइंदा भी, पहले भी और आइंदा भी हम प्रोजेक्टर के ज़रिए को कवर करेंगे। हाँ, जहाँ पे जो जो चीज़ अहम होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। पहले मुझे बताइए ओवरऑल इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये चैप्टर अहम है? यस। किस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें से? केस स्टडी बेस्ड रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन अमूमी तौर पे नहीं आता। ये केस स्टडी जो आप एंड में पूछते होते हैं ना, सर बताइए जरा कौन कौन से चैप्टर केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम, तो मैं साथ साथ ही बताता रहता हूँ। अब एंड में जब जूम मीटिंग होती है ना, एंड में बच्चे फिर पूछ रहे होते हैं साथ साथ ही। अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है हमारा चैप्टर 1। हाँ जी बिल्कुल, 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, ये रिप्रोडक्शन वाला है। चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट, ये केस स्टडी वाला है। चैप्टर 3 लीगल रिक्वायरमेंट्स, केस स्टडी वाला है, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा लीगल रिक्वायरमेंट्स। चैप्टर 4 एथिकल इश्यूज एट एक्सेप्टेंस, रिप्रोडक्शन वाला है। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे छोटी सी स्टोरी हो, लेकिन एंड में पूछता वही है, भैया थ्रेट बता दो, सेफ गार्ड बता दो, थ्रेट बता दो, वैल्यूएशन के फैक्टर बता दो, सेफ गार्ड बता दो। तो ये रिप्रोडक्शन वाला ही है। एंगेजमेंट लेटर रिप्रोडक्शन वाला है। प्लानिंग एंड ऑडिट रिप्रोडक्शन वाला है। रिस्क असेसमेंट केस स्टडी वाला। फ्रॉड रिस्क असेसमेंट केस स्टडी वाला। ठीक है, और रिस्क असेसमेंट और ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर 2 और चैप्टर 7 ये दोनों केस स्टडी वाले हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट स्किल सेट आपका टेस्ट होता है।
चैप्टर 2 में ऑडिट बोर्ड में इम्पैक्ट होता है और यहाँ पे आप किसके क्या आपने आइडेंटिफाई करना। लेकिन चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो है इसमें सेम स्किल सेट टेस्ट होगा। 7 में भी रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, 8 में भी। फर्क सिर्फ ये होगा कि 8 का फोकस क्या होगा, क्योंकि देखिए जब भी कंपनी के अंदर कोई भी लोग काम कर रहे होंगे ना, उनसे गलतियां अनजाने में भी हो सकती है, जानबूझ के। तो मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है वो अनजाने में कोई सेल रिकॉर्ड करना भूल गए हो, इनवॉइस, ये भी हो सकता है जानबूझ के गलत सेल रिकॉर्ड कर दी हो। तो हमें किसको फोकस करना चाहिए, दोनों को, यानी दोनों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। मिस स्टेटमेंट किसी भी वजह से हो, एरर की वजह से वो भी जिम्मेदारी में शामिल है, फ्रॉड की वजह से वो भी जिम्मेदारी। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि हम हर एरर या फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ वो डिटेक्ट करेंगे जो मटेरियल होंगे, और उनमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रीजनेबल एश्योरेंस की है, 100% नहीं। यानी ये कहना भी गलत है कि ऑडिटर हर ही मटेरियल फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लेगा, नहीं। सही क्या है, क्या सवाल, क्या ऑडिटर हर एरर या फ्रॉड डिटेक्ट करता है? नो। इसका जवाब क्या, तो सही जो कंसेप्ट क्या है, ऑडिटर मटेरियल एरर या फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, और वो ही भी रीजनेबल लेवल तक, परफेक्ट लेवल तक नहीं, रीजनेबल लेवल तक। यानी रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म करने से जो जो बड़े बड़े एरर या फ्रॉड डिटेक्ट होते हुए वो तो हम करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे एरर या फ्रॉड है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। या ऐसे एरर या फ्रॉड जो है तो बड़े, लेकिन बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए से, कोल्यूजन के जरिए से परफॉर्म किए गए हैं, वो भी डिटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर हुई है बात? तो दो अल्फाज अहम है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां कहीं हो, एक मटेरियल, एक रीजनेबल एश्योरेंस। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मटेरियल एरर मिस स्टेटमेंट हो और ऑडिटर ने डिटेक्ट ना की हो? क्यों? रीजनेबल एश्योरेंस। सबसे पहले जब भी हम देखते हैं ना कि ऑडिटर जिम्मेदार है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हुई, गड़बड़ हुई, ऑडिटर का कसूर था कि नहीं था, हम दो स्टेप पे डिसीजन करते हैं। स्टेप नंबर 1, हम देखते हैं क्या ये 5% ऑफ मटेरियल है कि इमटेरियल। इमटेरियल हो वहीं पे कहानी खत्म, हम कहते हैं इमटेरियल तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर उस एरर या फ्रॉड की अमाउंट मटेरियल हो तो फिर एक दूसरा टेस्ट भी होता है रीजनेबल एश्योरेंस का, कि क्या नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड ने हमें बोले हुए हैं उनको परफॉर्म करने से ये एरर या फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है या नहीं। अगर तो नॉर्मल जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने प्रोसीजर बोले हुए स्टैंडर्ड, उन प्रोसीजर को परफॉर्म करने से एरर्स या फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता था तो फिर हम जिम्मेदार हैं। और अगर उन रीजनेबल प्रोसीजर को परफॉर्म करने से एरर या फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं होता था तो फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं है, चाहे अमाउंट बड़ी क्यों ना हो। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। क्या पुलिस वाले हर जुर्म आइडेंटिफाई करने के लिए जिम्मेदार हैं? सवाल मेरा ये, इसका जवाब है नहीं, छोटे मोटे नहीं। भाई क्लास में किसी ने अगर किसी का कैलकुलेटर दाएं बाएं कर दिया, या प्रैक्टिस में शॉप्स वगैरह पे होते हैं मोबाइल इधर उधर हो गया, क्या पुलिस वाले इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं क्या? तो ये कह सकते हैं वो कि सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, छोटे छोटे पे फोकस करेंगे, बड़े बड़े को कौन देखेगा? भाई बस बात समझ रहे हैं? तो छोटे छोटे जुराइम जो है वो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस वाले हर छोटे से छोटा जुर्म भी उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रोकेंगे, तो हम एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार है, वो नहीं रोक सकते, पॉसिबल नहीं है। अच्छा दूसरा सवाल, तो क्या बड़ा जुर्म भी हर एक वो पकड़ लेंगे? क्या जहां पे हर कहीं डकैती होती है, हर कहीं कत्ल होता है, अब ये तो बड़े बड़े मटेरियल है, क्या ये भी सारे के सारे वो सॉल्व कर लेते हैं? नहीं। अगर कोई बड़े ही शातिर जहन ने ये जुराइम किए हों तो वो नहीं कर सकेगा। बहुत से मर्डर ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चला आज तक कि किसने किए हैं, कैसे हुए हैं। जैसे वो क्लासिक एग्जाम्पल हमारा, वो हमारे वजीर आजम जो है, ठीक है, 2 वजीर आजम का मर्डर हुआ हमारा, एक बेनज़ीर साहिबा का और एक लियाकत अली खान साहब का। ठीक है, तो क्या अभी तक पता चला कि किसने किया है?
नहीं तो क्या पुलिस, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बड़े जुर्म भी पुलिस डिटेक्ट ना कर सके? हो सकता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि बिल्कुल बेकार है, खत्म ही कर दो? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, रीजनेबल जो जुराइम होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इन लिमिटेशंस के बावजूद, पुलिस डिपार्टमेंट की इनहेरेंट लिमिटेशन के बावजूद, क्या उनका होना बेहतर है कि ना होना? होना फिर भी बेहतर है। उसी तरह हम एज ऑडिटर, ठीक है, पहला तो जब कभी हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा हमने एरर या फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं किया, हम पहला आर्गुमेंट क्या लेंगे? सर मटेरियल है कि इमटेरियल, ये देखो। और अगर मटेरियल है तो फिर दूसरा आर्गुमेंट क्या लेंगे कि रीजनेबल प्रोसीजर से आइडेंटिफाई हो पाता था कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या 7 और 8 का फर्क हम डिस्कस करते हैं। 7 में हर तरह का मिस स्टेटमेंट आ जाती है, हर तरह की ऑडिटर्स में हर तरह की एरर है या फ्रॉड है सारी। लेकिन चैप्टर 8 का स्पेसिफिक फोकस किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड फैक्टर्स पे। उसकी रीजन सुने क्यों? क्योंकि जो फ्रॉड होते हैं ना, वो एरर को उसने फ्रॉड, ये कंसेप्ट आपने ये बनाना है कि चैप्टर 7 एरर से रिलेट करता है, चैप्टर 8 फ्रॉड से रिलेट करता है। हालांकि टेक्निकल कंसेप्ट ये नहीं है, सही कंसेप्ट ये है चैप्टर 7 में एरर भी आ सकता है और फ्रॉड भी आ सकते हैं जनरल। चैप्टर 8 में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड फैक्टर आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हजम करना ना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। तो मैं आसान आपको क्या दे रहा हूँ, इंशाल्लाह कंसेप्ट इस कंसेप्ट के साथ भी चलेगा चैप्टर, कि चैप्टर 7 ज्यादातर एरर के साथ रिलेट करता है और चैप्टर 8 फोकस करता है फ्रॉड पे। क्यों? फ्रॉड वाले केसेस को अलग से डिस्कस करने की क्यों? क्योंकि फ्रॉड डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है, और अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसमें जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा, ज्यादा स्वेर होगा, इसलिए उसने फ्रॉड वाले चैप्टर को अलग किया। डन। चलिए, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइए जरा देखते हैं। कंसेप्ट इसमें सिंपल ही है, लेकिन कंसेप्ट इनमें सिंपल ही है। क्या सबसे पहले बता रहा है कि एरर और फ्रॉड में फर्क क्या है? एरर इज ए मिस स्टेटमेंट दैट इज नॉट इंटेंशनल, जेन्युइन मिस्टेक हो, और फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल मिस्टेक इन्वॉल्विंग डिसेप्शन। किस लिए? टू गेन अनजस्ट और इलीगल। इसमें सबसे अहम चीज इसको अंडरलाइन करें, इलीगल एडवांटेज। इंटेंट इज डिसाइडिंग फैक्टर दैट रिस्पॉन्स टू फ्रॉड डिफर फ्रॉम रिस्पॉन्स टू एरर। देखा, ये बात समझ आई? क्यों बोला डिफरेंट? क्यों? इसलिए तो अलग चैप्टर बना है, फ्रॉड में रिस्पॉन्स ज्यादा होगा। अच्छा, अब यहां पे पहली केस स्टडी सुनने, ये 2 लाइनें पढ़ी है ना, इस पे केस स्टडी सेट हो जाएगी। केस स्टडी सुने। अगर आप एरर और फ्रॉड की डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें ना, तो आपको पता चलेगा वो कहता है कि एरर है अनइंटेंशनल मिस्टेक और फ्रॉड है इंटेंशनल। लेकिन फ्रॉड की डेफिनेशन उसने सिर्फ यहां पे खत्म नहीं कर दी, इंटेंशनल एक्ट आगे लेके गया। क्यों लेके गया आगे? सुने, इसलिए कि अगर सिर्फ इंटेंशन, फ्रॉड की डेफिनेशन में सिर्फ इंटेंशन का जिक्र करता ना, तो हम कभी फ्रॉड को डिटेक्ट ना कर पाते। क्यों? क्योंकि आज तक कोई ऐसी चीज इजाद नहीं हुई जो आपकी इंटेंशन को पढ़ सके, अभी तक तो इजाद नहीं। हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो मूवमेंट से अंदाजा लगा लेते हैं बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, या इसकी नीयत क्या है। लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट तो नहीं है, होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं है। तो नीयत नहीं जान, तो मेरा सवाल ये है कि भाई जो नीयत करके गलती की फ्रॉड, जो बगैर नीयत के गलती की एरर, हमें कैसे पता चलेगा इस पार्टी जिसने गलती की है इसकी नीयत थी कि नहीं थी? कैसे पता चलेगा? सवाल ये, इसका जवाब ये है, इंटेंशन की बेस पे हम डिसीजन नहीं करेंगे। आपने देखना है एडवांटेज को, एडवांटेज की बेस कि इस गलती करने से, जिस पार्टी ने गलती की, क्या इससे कोई फायदा पहुंचा? अगर फायदा पहुंचा तो फिर क्या है? मोस्ट प्रोबेबली वो क्या है? फ्रॉड। मैं फिर भी एहतियातन अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मोस्ट कंफर्म नहीं कह रहा। मोस्ट प्रोबेबली क्या है? फ्रॉड। जैसे कहीं पे भी कत्ल होता है, मर्डर होता है ना, तो तफ्तीश करते हैं, तो पहला असूल उनका पुलिस वालों का बिल्कुल सिंपल है, अब भैया इसके कत्ल से, मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सिंपल। और ज्यादातर केसेस इस बेसिक रूल है, हालांकि इससे मुजरिम पकड़े जाते हैं, फायदा किसको? तो हमने भी देखना है ये एरर है कि फ्रॉड। हम देखेंगे क्या ये जिस बंदे ने भी ये मिस्टेक की है, क्या उसे उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अगर तो नुकसान हुआ इससे,
तो एरर ही होगा। जानबूझ के कोई अपने आप को थोड़ी नुकसान पहुंचाएगा, रैशनल पर्सन नहीं करता। और अगर ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ उसको, तो फिर भी ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एरर। अगर कोई काम करने से ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, भाई मैं फ्रॉड करूंगा ना, आगे रिसर्च बताती है, मैं फ्रॉड करूंगा, 3 चीजें मौजूद होना जरूरी है उसमें। पहली चीज है इंसेंटिव या प्रेशर। दुनिया में कोई भी बंदा बगैर मकसद के कोई काम नहीं करता, बगैर फायदे के कोई काम। तो मैं क्या फ्रॉड करूंगा ऐसा जिसमें मुझे नुकसान हो? क्या मैं ऐसा फ्रॉड करूंगा जिसमें मुझे कुछ भी ना हो, ना फायदा या नुकसान? क्या मैं ऐसा फ्रॉड करूंगा जिसमें मुझे फायदा हो? तो पहला असूल ये देखना है आपने केस स्टडी के अंदर। यह एरर फ्रॉड की डेफिनेशन है, इसमें से भी केस स्टडी सेट कर सकता है। केस स्टडी में क्या पूछेगा, वो आपको सिचुएशन देके कहेगा बताओ मोस्ट प्रोबेबली एरर है कि फ्रॉड है। आपने बताना होगा। 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ठीक है। पेरोल डिपार्टमेंट में एक बंदा पेरोल की कैलकुलेशन कर रहा है, मिस्टर असलम। उसने मिस्टर बकर की सैलरी कैलकुलेट करते हुए कम कर दी। बताइए ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एरर। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। उसने अपनी सैलरी कैलकुलेट करते हुए ज्यादा कर दी। मोस्ट प्रोबेबली, कंफर्म नहीं कह रहे हम, कसम नहीं खा रहे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या है, ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है इसमें, ठीक है। सेल जो थी, कुछ गुड डिस्पैच नोट ऐसे थे जो रिकॉर्ड नहीं हो सके, क्या है, एरर। अच्छा, सेल्स थी और ऐसी सेल्स जो एक्चुअली अकर नहीं हुई, उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। अगले साल की सेल्स को इस साल रिकॉर्ड कर दिया गया। प्रोबेबली क्या है, फ्रॉड। और यहां पे कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर गलती भी तो हो सकती है कि अगले साल की सेल 2-4 दिन बाद वाली सेल पहले रिकॉर्ड कर दी, गलती भी हो सकती है। तो बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन के अंदर 1 हिंट देता है, बाज़ औक़ात केस स्टडी के अंदर 2 हिंट देता है। अगली बात उसने बताई क्या, अभी एक एग्जाम की केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं कि कुछ ऐसे सेल्स रिकॉर्ड की गई जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, यानी उनकी अप्रूवल नहीं थी। क्या नहीं था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, अप्रूवल नहीं थी। नए कस्टमर को सेल की, ये रेंट पे हैवी सेल की, ये रेंट पे हैवी सेल अपने आप में रिस्क होता है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी कि वो सेल नए कस्टमर को की थी जिसकी अप्रूवल भी क्रेडिट डिपार्टमेंट ने नहीं दी, उसकी प्रॉपर अप्रूवल भी नहीं हुई, मजीद रिस्क ऐड हो गया। फिर उसने कहा सीएफओ और सीईओ को प्रॉफिट का 10% बोनस दिया जा रहा है। ये तो कंफर्म हो गया, ये 2-3 इंडिकेशन दे दी। तो किसी केस स्टडी में 3-4 सिचुएशन आएगी ना, पार्ट ए बी सी। किसी पार्ट में आपको 1 इंडिकेशन देगा, किसी पार्ट में 2, और किसी में हो सकता है किस्मत अच्छी हो हमारी तो 3 इंडिकेशन देगा। आपने उन सारी 1 है तो 1 इंडिकेशन को लिखना है सोल्यूशन में, 2 है तो 2 को लिखना है, 3 है तो 3 को, 3 है तो 1 को लिख के खत्म नहीं कर देना। केस स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन को हमने डिस्कस करना होता है, चाहे फैसला एक भी को प्रीव्यू ना हो रहा हो। तो बात समझ रहे हैं ये? इससे क्या अब आप एरर या फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के काबिल हैं? अच्छा मुझे बताइए कि रिपेयर एक्सपेंस था, गलती से कैपिटलाइज हो गया, यानी 2 लाख का रिपेयर एक्सपेंस था, ठीक है, वो रिपेयर की बजाय गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला गया, ये कैपिटलाइज। मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एरर है, क्योंकि ये अक्सर गलती हो जाती है। 2 लाख का रिपेयर एक्सपेंस था, रिपेयर में रिकॉर्ड हुआ, गलती से 1 0 कम लग गया या 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, मोस्ट प्रोबेबली एरर। एक और असूल याद रखें, अगर तो किसी चीज की डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, कोई गलती ऐसी है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो वो, ये एक बड़ा असूल बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली भी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या है, एरर। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है जिसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद नहीं है, या है लेकिन उसमें अल्टरेशन की गई है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही जल गई, जानबूझ के चलाई, फ्रॉड। या अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद तो है लेकिन अल्टरेशन चेंज किया गया, तो ये क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रॉड होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का मौजूद ना होना, इससे हमें, ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स जल गई, मौजूद ही नहीं है, मिसिंग है, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, इससे आपके जहन में 2 चीजें आ रही होगी कि सर ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है,
तो ये लगता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, इसको फ्रॉड तो है, लेकिन ये सर स्कोप लिमिटेशन भी तो है। स्कोप लिमिटेशन आपके ध्यान में है, जब मिसिंग एविडेंस होता है तो उसका मतलब है जब वो आपसे कोई बात ऐसी करेगा ना कि एविडेंस मिसिंग है, मौजूद होना चाहिए था, वो रिकॉर्ड है ही नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पेमेंट हुई है, हमने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट किधर है, उन्होंने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट गुम हो गया। तो ये हमारे लिए स्कोप लिमिटेशन तो है ही है, साथ ही साथ ये इसमें मोस्ट प्रोबेबली रिस्क ऑफ फ्रॉड भी मौजूद है। भी बात समझ आ रही है आपको? तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? रिस्क और फ्रॉड को डिफरेंशिएट करना। डेफिनेशन में उसने लफ्ज इंटेंशन का यूज किया है, लेकिन केस स्टडी में हमने जब ये उसे बताना है कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाली लाइन एरर की है, ये वाली फ्रॉड की है, तो फैसला कैसे करना है? फैसला हमने सर्कमस्टेंसेस को सामने रखते हुए करना है, खास तौर पे एडवांटेज को देखना है कि इससे किसको फायदा हो रहा है। डन? चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉड की दो टाइप्स है, ठीक है। कल वो आपको छोटा सा बताया था ना क्या कि मिसस्टेट ऑडिटर की ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी क्या है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रीजनेबल एश्योरेंस बेसिकली ऑब्टेन करना। तो मिस स्टेटमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो तरह की मिस स्टेटमेंट होते हैं। शाबाश, एक जो अनजाने में हो जाए एरर, जानबूझ के हो फ्रॉड। क्या एरर और फ्रॉड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप? देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया, प्रैक्टिस नहीं करवाई, लेकिन क्या अब बेसिक एग्जांपल्स अगर आपके सामने रखी जाए तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई एरर है या फ्रॉड है? बिल्कुल। पहला टाइप ऑफ केस स्टडी यहां पे आपको बता दी। पहली टाइप ऑफ केस स्टडी चैप्टर में क्या आएगी? एरर या फ्रॉड की आइडेंटिफिकेशन। डन। फिर इसके बाद जो फ्रॉड है ना, फ्रॉड इसकी दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स हैं? एक वो फ्रॉड जो हर कोई जानता है, वो कौन सा है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। और दूसरी कौन सी है? वो फ्रॉड जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट और ऑडिटर जानते हैं। कौन सा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंस। अच्छा, कल मैंने आपसे पूछा था भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 200 मिलियन की सेल्स ओवरस्टेट कर दी जाए तो इसमें क्या मसला है? इसमें देखिए जहां कहीं फ्रॉड होता है ना कोई पार्टी को नुकसान जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रॉड और सबको फायदा हो। कुछ को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंटेंट क्या कह रहा है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट को भाई बंद कर दें यार, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर हम सेल्स को ओवरस्टेट करते हैं तो मुझे बताइए इसमें नुकसान किसको होगा भला? नुकसान होगा उन इन्वेस्टर्स को। देखें फ्रॉड की रिसर्च हुई, उसमें कुछ चीजें सामने आई। रिसर्च की चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, सिर्फ वो चीजें जो हमारे सिलेबस की हद तक है। पहला, अब ये थोड़ा समझे, फ्रॉड के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी गपशप के अंदाज में बता रहा हूं। पहली चीज उन्होंने कहा फ्रॉड दो तरह के हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहला पॉइंट निकाल में रिसर्च किए थे। उन्होंने बताया पहला सोल, दुनिया में नंबर ऑफ फ्रॉड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के ज्यादा हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कम है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हर रोज हो रहे होते, हर जगह हो रहे होते, हर जगह। ठीक है, मस्जिदों में चले जाए वहां पे भी मिस एप्रोप्रिएशन हो रही होती है। या जूती वो होता है। मस्जिद के अंदर नमाजियों के पीने के लिए पानी का कूलर, उसके साथ गिलास रखा है। कुछ लोग गिलास भी नहीं छोड़ते, ऐसा ही है। वुजू के नल के भीतर गिलास के साथ जंजीर, भाई और बंदा क्या एतबार करे दुनिया का है? मस्जिद के अंदर चोरी और किसके भी। अच्छा गिलास, भाई गिलास क्यों चोरी होता है? वो वाटर कूलर क्यों नहीं चोरी हो जाता? हाँ, दो बातें बताई थी, प्रीशियस, पोर्टेबल। वो पोर्टेबल नहीं है इजीली, वो पकड़ा जाएगा। वो
जूती और ग्लास जो है ये पोर्टेबल है, जो अब मैं क्या साबुन जो है पोर्टेबल है, वो भी गायब हो जाता होता है। हाँ जी, तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिस नंबर क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का ज्यादा है, लेकिन अमाउंट ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ज्यादा है। हाँ, टूटी भी निकाल के ले जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। वो पानी गिरता रहे, सारा गिरता रहे, वो टूटी अपने, वो गटर के ढकने उठा के ले जाते हैं। बस कर दें, अब क्या क्या गलवाएंगे। तो अमाउंट देखे, रिसर्च ने क्या बताया, नंबर ऑफ फ्रॉड कौन से वाले, लेकिन अमाउंट किसकी ज्यादा है, ये होंगे हजारों में, ये वाले होंगे हजारों, मतलब सैकड़ों की अमाउंट होगी, हजारों की अमाउंट होगी, इसकी अमाउंट होगी, ये कभी कभार होगा फ्रॉड, लेकिन जब होगा ना ये करोड़ों अरबों का फ्रॉड होगा। ठीक है, करोड़ों अरबों का फ्रॉड। वो बैंक ऑफ पंजाब के जो साबिक सदर है, प्रेसिडेंट, यानी समझ ले CEO टाइप, वो देखे किधर है इस वक्त, आज जाके सर्च करना है आपने, बैंक ऑफ पंजाब प्रेसिडेंट गालिबन हमेश खान, ये नाम, ये सर्च करना है इनकी क्या स्टोरी थी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि किस किस लेवल पे फ्रॉड होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल। तो भाई ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ओके। दूसरा मुझे सवाल बताइए, आपके ख्याल में हमें देखें फोकस तो दोनों, भाई हमने मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट, इसका मतलब मिस स्टेटमेंट के अंदर एरर है या फ्रॉड है, दोनों को कंसीडर करना है। फ्रॉड चाहे ये वाला हो ये वाला, दोनों को कंसीडर करना है। लेकिन ज्यादा फोकस ऑडिटर किस फ्रॉड पे करता होगा बता? उसकी एक रीजन तो, हालांकि हमारे 99% क्लाइंट में फ्रॉड नहीं होता, यानी जानबूझ के 1% में होता है, लेकिन जिसमें होता है ना वो खुद भी डूबता है, फर्म को भी डुबो देता है। इसलिए हमें हर क्लाइंट पे इस माइंडसेट के साथ जाना होता है कि ये फ्रॉड है। हालांकि 99% प्रैक्टिकली केसेस में फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ जाना है, क्योंकि अगर फ्रॉड हुआ और आप आइडेंटिफाई ना कर पाए, आपकी फर्म की रेपुटेशन फारग है, क्लाइंट भाग जाएंगे सारे आपसे। तो उस 1% को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 99% को भी शक की नजर से देखना पड़ता है। क्या ये ठीक अप्रोच है? यस, ठीक अप्रोच है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। डन जी, चलिए आगे। अच्छा, इसके बाद एक मैंने आपको बताया, दूसरा इसके रीजन क्या है, इसमें नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं आउटसाइडर्स या एम्प्लॉइज, इसमें नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, CFO CEO, बाज़ औक़ात इक्का दुक्का डायरेक्टर भी, इक्का दुक्का, सारे नहीं, इक्का दुक्का डायरेक्टर। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, अगली मिसाल रूल सुने, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से ये रिस्क कम हो जाता है। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से भी कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लोग कंट्रोल बनाते हैं, अगर वही फ्रॉड करना चाहेंगे तो कंट्रोल की क्या मजाल के उसको रोक ले, वो खुद कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं। मैनेजमेंट में ये एक यूनिक एबिलिटी होती है अपनी पोजीशन की वजह से, जो एम्प्लॉयज में आउटसाइडर्स में नहीं होती। क्या? मैनेजमेंट जब चाहे कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है। मैनेजमेंट की ये एबिलिटी कि अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास कर सकती है, खुद ब्रीच कर सकती है, खुद तोड़ सकती है, अपना असूल, अपने बनाए हुए असूल को खुद तोड़ सकती है। इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, कि मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को, सिस्टम को खुद ब्रेक कर दे, आउटसाइडर नहीं तोड़ सकता। ठीक है, फर्ज कीजिए कॉलेज में हमने कंट्रोल लगाया कि भाई जो बच्चा भी आएगा बैग की चेकिंग करवाएगा। ठीक है, आउटसाइडर कोई आता है, किसी के पेरेंट्स आते हैं, क्या वो ये कह सकते हैं मेरा बैग चेक ना करें? वो नहीं करते। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में ये कंट्रोल होता है, खासतौर पे फैक्ट्री साइड में। ठीक है, वो नहीं, चेकिंग करवानी पड़ेगी। वो चेकिंग डिटेल ना सही, जैसे जो भी डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर होते हैं उसके जरिए से चेकिंग करवानी पड़ेगी। स्टूडेंट अगर आए, वो कहे सर मैं तो रोज आता हूँ, मेरी भी चेकिंग करेंगे। गार्ड क्या कहेगा? जी भैया आपकी भी चेकिंग करेंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब आए और गार्ड को कहे मेरी चेकिंग ना करना, बताए गार्ड चेकिंग करेगा कि नहीं? क्या प्रिंसिपल साहब इस यूनिक पोजीशन में है कि अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास कर सके? इसको कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये है मैनेजमेंट के बिल्ड। तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज्यादा है इस वजह से भी है कि इसको एड्रेस करने के लिए तो कंट्रोल्स हैं, इसके लिए तो कंट्रोल भी काम नहीं करते। तो फिर कौन देखेगा? जब इंटरनल कंट्रोल भी इसका, ऑडिटर देखेगा। डन। तो वैसे इसलिए मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि केस स्टडी जो आएंगे ना, या जो आप फैक्टर पढ़े, केस स्टडी जब आएंगी वो दोनों तरह के फैक्टर्स होंगे। उसमें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के फैक्टर भी होंगे और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के भी होंगे।
लेकिन ज्यादातर कौन से होंगे? यहां तक बात समझ आई? तो आइए जरा देखते हैं। कहते हैं अब सुने, क्या सुने? तरीका वारदात, 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड। अब आपको क्या बताने लगे हैं? तरीका वारदात। तरीका वारदात किस लिए? तरीका वारदात किस लिए आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फ्रॉड करने की टेक्निक्स क्या है, कैसे किया जाता है। फिर आपको क्या बताएंगे? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड कैसे किया जाता है। दुनिया के बेहतरीन 5-6 तरीके बताएंगे फ्रॉड करने के। लेकिन किस लिए? फ्रॉड करने के लिए नहीं, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब किसी को पकड़ना हो ना, किसी मुजरिम को, तो फिर उसकी तरह सोचना पड़ता है। ठीक है, फिर उसकी तरह सोचना पड़ता है। तो इसलिए हमने चूंकि मुजरिम को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? वो लतीफ़ा सुना आपने मौलाना नसीरुद्दीन साहब का? हैं, उनके दोस्त का गधा गुम हो गया, सारा दिन ढूंढ रहे, नहीं मिला। दोस्त बड़ा परेशान, मौलाना नसीरुद्दीन से शाम को मिला। उसने कहा, मौलाना नसीरुद्दीन पूछा कि क्यों परेशान है? कहा गधा सुबह का गुम हुआ, अभी तक मिला नहीं। उसने कहा अच्छा मुझे भी मौका दो, मैं भी ढूंढूं, कोशिश करूं। उन्होंने कहा सारे मोहल्ला कोशिश कर चुका है, तुम भी कर लो। उन्होंने कहा अच्छा। आधे घंटे बाद मुल्ला साहब वापस आए, मौलाना नसीरुद्दीन, गधा उसके साथ था। दोस्त बड़ा हैरान, कहता है मुझे गधा ढूंढने की मिलने की खुशी तो है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानगी इस बात की है मेरा गधा मैं नहीं ढूंढ सका, सारा मोहल्ला नहीं ढूंढ सका, तुमने कैसे ढूंढ लिया? उसने कहा बहुत आसान, मैंने सोचा मैं गधा होता तो किधर जाता, मैं उधर गया, गधा वहां मौजूद था, तो मैं उसे वापस ले आया। तो मुझे ये बताइए, उसी तरह क्या अगर हमने मैनेजमेंट का फ्रॉड पकड़ना, डिटेक्ट करना है, तो क्या हमें बड़ा शरीफाना सोचना पड़ेगा? शरीफ नहीं नहीं नहीं, हमें बदमाश बन के सोचना पड़ेगा। क्या कि अगर हम फ्रॉड करते तो कैसे करते? तो ये सिखाने का मकसद ये नहीं है आपको फ्रॉड करने की तरगीब देना, नहीं, बल्कि इससे मकसद है क्या? पता हो कि भैया चोर हमारे घर में किस किस तरीके से दाखिल हो सकता है, ताकि हम उस तरीके को सिक्योर करें। तो पहली टेक्निक, पहले कौन सी सीखेंगे? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीखना चाहते हैं कि मिस एप्रोप्रिएशन? मिस एप्रोप्रिएशन, चले ये इजी है ना, ये तो सारे समझते हैं, शाबाश। इसलिए थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट्स यूजुअली बाय एम्प्लॉय और मैनेजमेंट। कौन सी वाली मैनेजमेंट? लोअर वाली मैनेजमेंट। कौन सी वाली मैनेजमेंट? एम्प्लॉयज, आउटसाइडर्स। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ये नहीं कर रहे। सीएफओ सीईओ से ये एक्सपेक्ट ना करे वो साबुन चोरी करेगा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करेगा। हाँ जी, क्या एग्जांपल? पहला, एम्बेजलिंग कैश रिसीट। क्या कंपनी का कैश कहीं पे पड़ा हुआ है उसको हेर फेर करना। डाइवर्टिंग कस्टमर पेमेंट टू पर्सनल बैंक अकाउंट, कस्टमर से पैसे आए अपने जाती बैंक अकाउंट में डाल दी। नॉर्मली ये फ्रॉड पता है कौन करता है? कैशियर, जिसका जाहिर है एक्सेस होगी कैश की, वही फ्रॉड करेगा। ये समझ आ गया? कंपनी के पैसे जेब में डाल दिए या अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, बेरर चेक भेजे, यानी उसको बोलते बेरर चेक, मतलब उसके ऊपर पे अकाउंट पे ही नहीं है, वो अपने अकाउंट में करवा दिया। जब कभी चेक वसूल करें या किसी को चेक दे, हमेशा क्रॉस चेक दे अकाउंट पे का, हमेशा उसके ऊपर CNAC नंबर लिखवाएं या लिखें, ताकि पता कंफर्म हो जाए ये इस पार्टी के अकाउंट में ही जाएगा। अगर आपने ओपन चेक दिया ना, ओपन चेक जिस पे कोई पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई भी निकलवा सकता है। दूसरा, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स जैसे इन्वेंट्री या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेड सीक्रेट्स। क्या इन्वेंट्री है, क्या कर, सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, वो ग्रांट आती है बाहर से, या उसके ऊपर कंपनी जो है ना उनको बाज़ औक़ात सैंपल देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल। और लेकिन अगर आप जाए हॉस्पिटल के करीब जो स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर, वहां पे आपको नॉट फॉर सेल बिक रही होती है चीज। ये क्या है? ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, यानी इन्वेंट्री चोरी। हमारा ये फ्रॉड कौन करता है? वेयर हाउस मैनेजर। वो क्या करे? थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री बेचता रहता है अपना खर्च चलाने के लिए। तो इन्वेंट्री को बेचना ये क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फ्रॉड है। इंटेलेक्चुअल, अच्छा ये तो समझ आते हैं इन्वेंट्री को बाजार में चोरी करके बेचा जा सकता है, ये बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा अगर कहीं भी कंट्रोल स्ट्रांग हो ना और इन्वेंट्री को ना बेच सके फिर, तो वो स्क्रैप को भी बेच देते हैं। स्क्रैप को भी बेचना फ्रॉड है। स्क्रैप समझते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में स्क्रैप। तो एक आध दफा उसने स्क्रैप की केस स्टडी भी टेस्ट की है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेड सीक्रेट। क्या ट्रेड सीक्रेट्स में भी फ्रॉड हो सकता है? हाँ बिल्कुल भाई। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स जो कस्टमर के साथ किए हैं, सप्लायर के साथ किए हैं, किस रेट पे क्या चीज तय होगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप कंपैरेटर को दे देना, कंपैरेटर को पता चल जाए कि आपकी किस कस्टमर के साथ कौन सी टर्म एंड कंडीशन है, वो थोड़ा सा मजीद फेवरेबल करके उस कस्टमर को अपनी तरफ खींच सकता है।
ठीक है। कॉलेज में किसी को फर्ज कीजिए कि हमने एडमिशन ऑफिस में रखा, उसने जाते हुए क्या कहा, सर इंक्रीमेंट साहब मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं मिला, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। हमने कहा भैया सबके हिसाब से ही है, जैसा सबका वैसे आपका जितना काम। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। स्टूडेंट की सारी लिस्ट कॉपी की और कंप्यूटर को दे दी, और उसमें 50,000 रुपया जो उसके मुताबिक उसका हक बनता था वो उसने अपना हक ले लिया। और फिर क्या कहने लगा, हक अगर मांगने से ना मिले छीन लेना चाहिए। छीन लिया हक। बताइए फ्रॉड है कि नहीं? तो फ्रॉड करने वाले ना का भी ज़मीर होता है, ये आपको पता है? फ्रॉड करने वाले का भी ज़मीर होता है, उसके अंदर भी एक रूह होती है, लेकिन हाँ ज़मीर मरा होता है और आत्मा सड़ेली होती है। तो क्या करते हैं, अपने आप को अजीब से आर्गूमेंट देंगे, अजीब सा आर्गूमेंट देंगे। क्या सारी दुनिया कर रही है, मैं भी ने कर लिया तो क्या हो गया? और क्या फ्रॉड? भाई आज PSL के मैच में जुआ लगा लो, ये थोड़ी देर के लिए पैसे निकालना, जुआ लगा लो, जुआ जीतने के बाद वापस रख दूंगा, और हार जाए तो फिर अगली दफा डबल अमाउंट। भाई इस दफा डबल जुआ खेलने लगा हूं, ठीक है, डबल। अगर जीत गया तो पिछले भी कसर पूरी हो जाएगी, फिर हार गए कोई बात नहीं, कभी तो जीतेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 2 करके फिर अगला जुआ लगा दिया। ये आर्गूमेंट होता है इनका, बस थोड़ी देर के लिए, बस ये फ्रॉड, इसके बाद तो वापस कर देना। मैंने कोई इंसान कत्ल भी करता है ना, उसके पास भी कुछ ना कुछ अपने ज़मीर को सुनाने के लिए जस्टिफिकेशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये क्या, ट्रेड सीक्रेट हमारे चोरी कर गया और फिर क्या कह रहा है, भाई मेरा हक था, नहीं मिला, छीन लिया, तो क्या ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल होती है? काजिंग द एंटिटी टू पे फॉर गुड या सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। गुड या सर्विसेज इन, भाई प्रिंसिपल साहब के पास चले गए, सर जी आपको पता है वो सर आसिफ की क्लास में एसी एकदम से खराब हो गया दोपहर के टाइम पे, वो बच्चे तो बेहोश होने लगे थे, वो फिर बागम बाग फौरी तौर पे हमने, अब अर्जेंसी थी, फौरी तौर पे एक टेक्नीशियन को बुलाया और उसने थोड़े से पैसे ज़्यादा ज़रूर लिए हैं, लेकिन फौरी तौर पे भागा भागा आया और उसने एसी को ठीक कर दिया, ये उसका बिल है सर, पेमेंट कर दें। आप अगर प्रिंसिपल होंगे क्या करेंगे? आप पेमेंट कर देंगे, शाबाश, हो गया फ्रॉड। अगली दफा 2 एसी खराब होंगे, क्या करेंगे? पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या चेक कर एसी सही चल रहा है, ये ले एसी क्या वेरीफाई, एसी सही चल रहा है ये वेरीफाई करेंगे कि एसी खराब हुआ था, ये वेरीफाई करेंगे। हुआ था कैसे करेंगे? अभी हाँ क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेंट से पूछेंगे भाई एसी खराब हुआ था कि नहीं हुआ था। या एक असूल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कोई काम खराब हो जाए ना और ठीक करवाना, उससे पहले उसकी तस्वीर लेनी है खराब कंडीशन की। खराब कंडीशन की तस्वीर हमेशा अपने एम्प्लॉइज को कहे भैया जब तुम्हें अर्जेंट है ना, हम घर में बैठे हैं, फर्ज करें कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है, तो सबूत के तौर पे आपने जो भी चीज जो आपने काम कर, पहले बैड कंडीशन की पिक्चर लें एविडेंस, और फिर उसके बाद ठीक करें और फौरी बताएं। बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल है क्या? अच्छा इसी तरह क्या, फिक्टिशियस सप्लायर क्रिएट कर दिए सिस्टम के अंदर, सप्लायर उनसे ना कुछ खरीदा ना उनको ऑर्डर दिया, और फेक परचेज रिकॉर्ड कर ली, क्या परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, हालांकि वो क्रेडिटर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और CFO से कहा सर ये गुड सीड नोट आ गया है, ये देखिए मैंने चेक कर लिया सर, बेहतरीन। CFO कहेगा चेक कर लिया? हाँ मैं चेक कर लिया। आप अगर CFO होंगे तो जो भी GRN आपके पास आएंगे और आपका जूनियर आपको बोलेगा, काउंटर बोलेगा सर एक एक चीज ठीक है मैंने खुद चेक की है, आप क्या साइन कर देंगे? पेमेंट क्या करने नहीं चाहिए लेकिन आप कर देंगे, क्योंकि पैसे कंपनी के होंगे और चेकिंग करने में भागदौड़ आपकी होगी, एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी होगी तो क्या करेंगे? कर दे। ऐसे नहीं करना, हमने नहीं करना। क्या करेंगे फिर? आप कंफर्म करेंगे वो स्टॉक है, आप कहेंगे भैया ये इन्वेंट्री वाले से भी लिखवा के लाओ कि स्टॉक उसके पास आ गया, ठीक है, इन्वेंट्री वाले। और फिर मुझे जरा बताओ ये सप्लायर नया क्यों है, एग्जिस्टिंग जो सप्लायर थे उनको ऑर्डर क्यों नहीं दिया, और फिर किसके अकाउंट में पेमेंट जा रही है ये जरूर देखना है। बाजू का सप्लायर कोई और होता है और पेमेंट किसी और के अकाउंट में कहते हैं डाल दे, ये भी गड़बड़ की निशानी है। तो ये हमने इसी तरह फिक्टिशियस सप्लायर क्रिएट हो सकता है, फिक्टिशियस एम्प्लॉइज क्रिएट नहीं हो सकते, फेक एम्प्लॉइज, बिल्कुल एम्प्लॉय कहीं एग्जिस्ट, गोस्ट एम्प्लॉइज। सरकारी महकमे में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है। API, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे, ये क्यों डूबते हैं? भाई वही एयरलाइन जो एक जमाने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन समझा, वो इस हिस्ट्री पढ़े आपको मजा आ जाए कि भाई किस लेवल के लोग काम करते थे और अब किस हालत में, किस वजह से है, ठीक है।
वो एक पोजीशन के लिए जो काम एक कर सकता है, 3 लोग अपॉइंट किए हुए हैं। किस वजह से? कि भाई हमें वोट्स मिलेंगे। कोई पॉलिटिकल रीजन होती है, कभी कुछ और होती है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में याद रखिए, खासतौर पे घोस्ट एम्प्लॉय का रिस्क होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। घोस्ट एम्प्लॉय क्या होता है भला? जो मरने के बाद काम करने के लिए आ जाता है, नहीं, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो फेक एम्प्लॉय होता है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग फिक्टिशियस, सॉरी ये किधर थे हम, यूजिंग द एंटिटीज एसेट फॉर, ये तो बेजरा सा फ्रॉड लगता है। सर चार्जिंग, जरा चार्ज कर ले मोबाइल, चार्ज कर ले मोबाइल। ये क्या है? कंपनी के एसेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाती मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया, खुद चार्ज कर लिया, ठीक है। या कभी क्या हुआ, कंपनी ने गाड़ी दी ऑफिस पर्पस के लिए, सरकार की गाड़ी है, वो शादी ब्याह पे सालगिरह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कभी देखते हैं आप सरकारी गाड़ियों का ये इस्तेमाल? ये क्या है? ये भी फ्रॉड है। तो ऑफिस का एसेट जो है पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, अगर करते हैं तो वो क्या होगा? फ्रॉड होगा। तो बताइए क्या ये मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट समझ आ गई? अब चलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सारी एग्जांपल तसल्ली से डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। किस लिए? इसलिए कि बहुत टाइम है अभी, पेपर होने में भी खुला टाइम है जितना, इसलिए कि केस स्टडी में टेस्ट करता है ये कंसेप्ट, इसीलिए आपने पहचानने हैं कि इनमें क्या फ्रॉड। अब आते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ। तादाद में कम लेकिन इंपैक्ट इसका, फ्रीक्वेंसी लो, इंपैक्ट हाई। और इसलिए भी ज्यादा हाई क्योंकि इसमें अक्सर बैकएंड में मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। कॉमन टेक्निक्स क्या? इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मिसलीड यूज। जाहिर है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहाँ होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कौन करता है? यही मैनेजमेंट और 2 चार्ज विद गवर्नेंस। याद है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पांसिबिलिटी इन्हीं 2 के ऊपर होती है। तो इसीलिए जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये कौन करता है? जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी मैनेजमेंट और 2 चार्ज विद गवर्नेंस। कह रहा है क्या कॉमन टेक्निक्स है? मैनिपुलेटिंग, फॉर्जरिंग और अल्टरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी क्या करना है? मैनिपुलेट। इसका सिर्फ एक ध्यान में रखे, क्या? अल्टरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेंज करना। याद रखे हमारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड को चेंज करना फ्रॉड समझा जाता है। अगर गलती हो गई, उस रिकॉर्ड को चेंज करने के बजाय क्या करो? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो, ठीक है। वरना क्या होगा? जैसे कहीं पे आपने लिखा भाई उधर क्या है, ये एक वाउचर है, बिल है, भाई बिल कितना का? 6000 का। रिपेयर, एसी रिपेयर कराया 6000, और फिर 8000, सर 8000 दे दीजिए। अब अगर तो आप सरसरी तौर पे देख के आपको नोट भी नहीं कर, लेकिन अगर ऑडिटर होगा ना, स्केप्टिसिज्म, आप कहेंगे यार ये बाकी तो दायरे में चल रहा है, एक लाइन जो है ना वो लगभग सीधी लग रही है, ये क्या चक्कर है? ये मसला है, कुछ समथिंग अनयूजुअल नोट करने हैं। 10,000 7,000 90 ज्यादा अच्छा लगता है, 90 का, ठीक है। हमारा हम एक बैचमेट था, उसने सिर्फ इस वजह से फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया था कि नॉर्मल इनवाइस का जो होता था ना, फेक इनवाइस कैसे आइडेंटिफाई की? नॉर्मल इनवाइस का फॉन्ट साइज डिफरेंट था, फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट था। वर्ड में ना फॉन्ट स्टाइल होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, कैलिस्ट्रो वगैरह। तो इनवाइस सारा कुछ बज़ाहिर कुछ भी मशहूर नहीं था। अगर सिर्फ उस इनवाइस को देखे तो आपको परफेक्ट लगते थे, लेकिन दूसरी इनवाइस और उस इनवाइस में फर्क फॉन्ट साइज का। उसने कहा सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसमें फिर रेस था, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, पता चला ये इनवाइस फेक है। अब एआई की मदद से आपको पता है फेक इनवाइस क्या, फेक बंदे भी, वीडियो भी बन जाती है, जो आम बंदा पहचानना जो है वो थोड़ा अब मुश्किल, जैसे जैसे एआई एडवांस। तो याद रखिए फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाना अब मुश्किल नहीं रहा, आसान। तो ये अल्टरिंग रिकॉर्ड कहीं पे अल्टरेशन हुई होगी, फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटिंग और इंटेंशनली ओमिटिंग इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जानबूझ के जो नेगेटिव इवेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओमिट कर देना। ओमिट, यहां पे इसमें सबसे अहम लफ्ज है अल्टरिंग, इसको अंडरलाइन करें। इसमें सबसे अहम लफ्ज है ओमिटिंग। जैसे कोई कंपनी के खिलाफ लीगल केस थे, जानबूझ के नहीं बताए ऑडिटर को, क्यों नहीं बताए?
क्यों नहीं बताया? प्रोविजन रिकॉर्ड करवाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, जानबूझ के नहीं बताई। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन याद है, इस दफा आपको पता है बुक डिले हुई थी, तो उसमें कुछ रीजंस थे, ठीक है, कुछ तरह से उसमें से वो मैं बाद में एक रीजन सुन लें उसकी क्या थी कि आपके जो आपको पता है ऑडिट में अकाउंटिंग का नॉलेज भी यूज होता है, ऐसा ही है। तो इस दफा हमने एक चीज ऐड की है। एंड पे अगर आप देखें पेज 258 पे आपको एक छोटा सा चैप्टर नजर आएगा, क्या? बोनस चैप्टर, IFRS कंसेप्ट्स एग्जामिनेबल इन ऑडिट केस स्टडी। तो जो IFRS काउंटिंग के कंसेप्ट ऑडिट में यूज होते हैं ना, उनकी समरी यहाँ पे बना दी। हालांकि आप अकाउंटिंग में पढ़ चुके होंगे, लेकिन शायद कुछ ने ना पढ़ी हो या ज्यादातर ने पढ़ के भूल गए हो। तो इसको आपने क्या करना है, इस वीकेंड पे फादर टाइम में इसको पढ़ लेना है। जो जो कंसेप्ट समझ आ जाए टिक लगा दीजिएगा, जो नहीं समझ आए रिकॉल कीजिएगा। और आपने मुझे बताना है खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने FR2 नहीं पढ़ी हुई, ये आपने सारे स्टूडेंट, ये पहली दफा किया तो मुझे पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट ने कौन कौन से कंसेप्ट पे ग्रिप है, कौन से नहीं है। तो मैंने खासतौर पे जिन स्टूडेंट्स ने R2 नहीं ना पढ़ी हुई उनसे पूछना है कि कौन कौन से कंसेप्ट आपको इसमें से नहीं आते, क्योंकि वो फिर आपको समझाना किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। हालांकि अकाउंटिंग के कंसेप्ट है, लेकिन अगर बच्चे को नहीं आते वो समझाना उस्ताद की, ऑडिट के उस्ताद की जिम्मेदारी है कि नहीं है, लेकिन सिर्फ उस हद तक जितना ऑडिट में टेस्ट होगा, लेकिन समझाना है। तो इसीलिए आपने इसको टिक करके मंडे को मुझे बताना है। मंडे को 2 दिन दे रहा हूँ आपको, पढ़ ले ये सारे कंसेप्ट अकाउंटिंग के समझे। मंडे को बताना सर कौन कौन सा कंसेप्ट ऐसा जो नहीं है, फिर मैं आगे तय करूंगा कि हमने कैसे आपको एक्सप्लेन करना। तो जिनके पास नहीं है तो वो शेयर कर, पिक्चर ले लें भाई, कोई एक पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर कर दें, सबको मिल जाएगी। और भाई ठीक है भाई, हाँ ये जो IFRS वाला है ना कंसेप्ट चैप्टर, ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो हमारे रिपीटर है उन तक पहुंच जाए। फिर इसके बाद क्या है आगे, नेक्स्ट, इंटेंशनली मिस अप्लाइंग काउंटिंग प्रिंसिपल्स, जानबूझ के FIFO की बजाय LIFO के ऊपर वैल्यूएशन कर ले। रीवैल्यूएशन की तो कुछ की, रीवैल्यूएशन की कुछ की नहीं की, ये क्या है? मिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत अप्लाई किया, जान सिलेक्टिव रीवैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए भाई। बोरोइंग कॉस्ट ही कैपिटलाइज ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है? सबको कैपिटलाइज करना चाहिए ना, कि कुछ को कर सकते हैं कुछ को नहीं, सबको करना है। नहीं किया तो उसका मतलब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल जानबूझ के गलत अप्लाई किया। कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स अफेक्टिंग अमाउंट्स रिकॉर्डेड, केस का फैसला हमारे खिलाफ आ गया था, नहीं बताया। डेटर बैड डेट हो गया था, ऑडिटर को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? और एडजस्टमेंट करवाएगा। आग लगी थी कोई ईयर एंड के बाद, नहीं बताई, क्यों? डिस्क्लोजर करवाएगा, डिस्क्लोजर। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट पता है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में ऑडिटर को नहीं बताया। कोई भी एग्जांपल ले ले सब्सिक्वेंट इवेंट की, क्या है एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल बताएगा मेरा भाई। अगर ये बता देगा ना तो समझ लीजिए कि मैंने पढ़ाने का हक अदा कर दिया, आपने पढ़ने का हक अदा कर दिया। ये तो जनरल और खास तौर पे खसूसी दुआ भाई के लिए इस अटेम्प्ट में पास, अगर ये बता देगा। और मेरा कॉन्फिडेंस देखें, ये बता नहीं पाएगा। स्केप्टिसिज्म मेरा ये कहता है। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल बता दीजिए, शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज नहीं हुई उससे पहले जो इवेंट होंगे वो सब्सिक्वेंट इवेंट है, वो करेक्ट करने हैं ये रेंट के बाद। नहीं, ये आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। मैंने ये तो पूछे नहीं सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से होते हैं, मैंने ये नहीं पूछा सब डिफाइन करे, मैंने कहा एग्जांपल्स दे। एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल और नॉन एडजस्टिंग ये मैंने बताई हुई है ना, मेरा 2 दफा बताई हुई है, लिखवाई हुई है 1 दफा, तो एक एक कर, ऐसा ही है ना कि नहीं? बताए मेरा भाई एडजस्टिंग और नॉन फर्क। अच्छा मैं तो फारग हो ही गया, आपके काउंटिंग के टीचर भी फारग हैं। या आपने पढ़ा है किसी से सब्सिक्वेंट एडजस्टिंग और नॉन? और ये सिर्फ भाई नहीं, वो तो बेचारे फंस गए हैं, वो कह रहे हैं सर पता नहीं। ये भाई भी फारग हैं, इनको भी नहीं पता एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के एग्जांपल पता है आपको? अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई इवेंट होता है, कोई ही इवेंट होता है, कोई कौन सा इवेंट होता है? और एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप डेफिनेशन एग्जांपल में फर्क पता है कि नहीं पता? एग्जांपल स्पेसिफिक। अच्छा जवाब देने से पहले भाई ऐसे तैयार है, कपड़े शपड़े सेट, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहा हूं। और फिर उसके बाद कोई बैकग्राउंड बड़ा अच्छा सेट करते हैं, आगे चल परफॉर्म नहीं कर, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपको अगर मैं पेज बता दूं तो आप उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, एडजस्टिंग और नॉट, समझ ना भी आए याद कर लेंगे। ओके चलिए
तो ये एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की पता नहीं किस में थे, अभी बता रहा हूं आपको। हाँ जी, ये है चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 है। इसमें पेज न्यू बुक के मुताबिक पेज 173 है, 173। इसमें है 2 टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, 5-6 एग्जाम्पल है एडजस्टिंग इवेंट के अंदर और 6-7 एग्जाम्पल्स हैं नॉन एडजस्टिंग के अंदर। ऐसा ही है, 12-13 एग्जाम्पल टोटल होंगे। याद कर लेंगे, आपसे ना हो पाएगा, नहीं कर सकेंगे। ये किधर है भाई? 170 याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ना याद कर सके तो पेपर देने जाए तो रिजल्ट आए तो फिर आपने आके मुझसे ये नहीं पूछना कि सर तैयारी तो बहुत अच्छी थी, पेपर भी बड़ा अच्छा हुआ था, ये पता नहीं पास क्यों नहीं हुए। अगर मंडे तक ये बार बार पढ़ के याद कर लेंगे, मंडे तक क्या अगले एक हफ्ते तक नहीं कर पाएंगे। तजर्बा मेरा, अगर कर लिया ना आप में से आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने अगर याद कर लिया ना, तो समझ लीजिएगा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस फारग। अब ऐसी नई जनरेशन आई है कि वो मेरी समझ से बाहर है, नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, 2-4 की बात नहीं कर रहा। हफ्ते बाद याद करवाइएगा, आज के दिन जुम्मा है ना, हफ्ते बाद यही सवाल अगले जुम्मे, ठीक है, डन जी। 173 12-13 एग्जाम्पल्स हैं, 6-7, और उस्ताद क्या कह रहा है? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर। और मेजोरिटी अगर ना कर पाए तो फिर आपने आइंदा मेरे से ये नहीं पूछना सर ऑडिट में बच्चे फेल क्यों होते हैं, नहीं पूछ, ठीक, नहीं ना पूछना बनता फिर। ओके, आगे चलते हैं भाई। क्या था? नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स अबाउट अमाउंट्स रिकॉर्ड, एडजस्टिंग इवेंट्स नहीं बताए, कहीं ये ना हो बैड डेट को एडजस्ट कर दे। इंगेजिंग इन कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, जानबूझ के ट्रांजैक्शन मुश्किल करना, ठीक है। मुझे ये बताइए, जो किसी भी चीज का, किसी भी फील्ड का जितना बड़ा एक्सपर्ट बनता जाता है, वो जब किसी को चीजें समझाएगा तो रॉकेट साइंस लैंग्वेज यूज करेगा कि इजी लैंग्वेज? इजी लैंग्वेज। आइंस्टाइन ने रूल बताया था कि अगर आप किसी कंसेप्ट को वो तीसरी क्लास के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं ना कर सकते तो वो कंसेप्ट आपको भी नहीं आता। यानी अगर आप किसी कंसेप्ट के एक्सपर्ट हैं तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि तीसरी क्लास, 7-8 साल का बच्चा होता है, 8 साल के बच्चे को वो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सके, फिर आप उसके माहिर समझे जाएंगे। और जब कोई कम्प्लेक्स टर्म्स यूज कर रहा हो, हाई टेक, दिखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, ये बड़ी ऐसी टर्म, वाह 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 वाह, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। हमारे उस्ताद इकोनॉमिक्स के टीचर थे बीकॉम, उन्होंने मिसाल दी थी। उन्होंने कहा मैं लेक्चर आपको पढ़ाऊं, ऐसा पढ़ाऊं आप सुन के कहें वाह 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 सर क्या बेहतरीन लेक्चर दिया, वाह वाह, लेकिन समझ नहीं आई, ठीक है। तो इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे बताइए, क्या कम्प्लेक्स टर्म्स यूज होनी चाहिए, रॉकेट साइंस, हाई टेक, ज्यादा से ज्यादा के टू द पॉइंट और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। अगर मैनेजमेंट जानबूझ के किसी जगह पे कम्प्लेक्स टर्म, कम्प्लेक्स एडजस्टमेंट, कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कर रही हो, काम को करने का एक आसान तरीका भी है, काम को करने का मुश्किल तरीके से कर रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं? फ्रॉड की इंडिकेट। क्योंकि जब फ्रॉड करते हैं तो कोशिश होती है किसी को बात समझना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कम्प्लेक्स करना पड़ता है। मैनेजमेंट कम्प्लेक्स करी, ए से बी को पेमेंट डायरेक्टली जा सकती थी, नहीं भेजेंगे, ए से पेमेंट सी को जाएगी, सी से एफ को जाएगी, एफ से वो एम को जाएगी, एम से फिर वो साउथ अफ्रीका जाएगी, साउथ अफ्रीका से चाइना जाएगी, चाइना से आगे फिर पाकिस्तान में फिर बी को जाएगी। अच्छा, होगी ठीक, होगी ठीक। मैनेजमेंट 10 एक फ्रॉड करना है ना, उसके लिए मैनेजमेंट 9 दूसरी ट्रांजैक्शन को भी उसी लेवल पे कम्प्लेक्स करेगी, ताकि ऑडिटर पहली ट्रांजैक्शन पकड़े, ट्रेल ढूंढता रहे और उसे लगे एंड पे जाके तो सब कुछ ठीक है सर, इनका सिस्टम ही ऐसा है, इनका सिस्टम ही ऐसा है। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन को पकड़े, ढूंढता रहे इधर से उधर, उधर से सारा मनी ट्रेल देखे, एंड पे ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक। तो फिर तीसरी जब फ्रॉडुलेंट आएगी, ये भी ठीक है। ये तरीका वारदात है, कम्प्लेक्स, जानबूझ के कम्प्लेक्स करते हैं ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर, जो इजी भी हो सकता है काम उसको कम्प्लेक्स करना। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, ये तो सबसे आसान है। ऑफन ईयर एंड पे फेक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, ये फ्रॉड। तो ये है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल। ये समझ आ गई आपको? तो मुझे बताइए, स्टेप नंबर 1 में मैंने आपसे पूछा एरर या फ्रॉड को डिफरेंशिएट कर सकेंगे? आपने बोला ठीक। अब दूसरी केस स्टडी,
क्या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डिफरेंशिएट कर सकेंगे? अगर इनमें से कोई एग्जांपल जो है थोड़ी सी चेंज करके आपके सामने 4-5 एग्जांपल रखूं और कहूं बताओ कौन सी वाली फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, कौन सी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट वाली है, तो बता देंगे? शाबाश, ये स्किल भी हमें डेवलप हो गई। ठीक है, अच्छा ये आगे सिंपल, सिर्फ सिंपल रीडिंग मैं रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉड, भाई सारी रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है भैया। फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या डिटेक्ट की भी कोई जिम्मेदारी है? भैया हर फ्रॉड डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं है। जो मटेरियल फ्रॉड हुए और रीजनेबल प्रोसीजर से सामने आते हुए वो तो जिम्मेदार है, बाकी हम कोई नहीं है जिम्मेदार। हम अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। हम किस चीज के जिम्मेदार हैं? हम अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे फ्रॉड को असेस, रिस्क ऑफ फ्रॉड को असेस करने के लिए। उनसे अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने आ गया तो हम आगे फर्दर एक्शन लेंगे। अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने नहीं आया तो भैया हम अगले एरिया पे चले जाएंगे। हमने टेंशन नहीं लेनी, हमने इच्ची बिच्ची ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। अप्रोच समझ आ रहा है हमारी जिम्मेदारी क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे फ्रॉड और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर कोई मशकूक हालात हैं तो वो हमारे सामने आ जाए। लेकिन अगर हमने चेकिंग की और कोई मशकूक हालात नजर नहीं आए तो फिर हम अगले एरिया की तरफ चले जाएंगे। हर फ्रॉड को डिटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर ऐसे हालात में कोई ऐसा बड़ा सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड हुआ जो कोलिजन लोगों के मिलजुल कर फ्रॉड किया हुआ, हम आइडेंटिफाई ना कर सके तो हमारी जिम्मेदारी है क्या? भाई बात समझ रहे हैं? हर फ्रॉड डिटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? दो चाबी गवर्नर के साथ, क्योंकि दो चाबी गवर्नर से निगरानी करते हैं उनकी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हर फ्रॉड डिटेक्ट नहीं करना, सिर्फ मटेरियल रीजनेबल एश्योरेंस, मटेरियल प्लस रीजनेबल एश्योरेंस। उसके लिए क्या करते हैं? हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अगर इस सामने आ जाए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर सामने आ जाए कोई, क्या करते हैं हम? रिस्क असेसमेंट सबसे पहले क्या करते हैं हम? हमारी जिम्मेदारी क्या नहीं है ये आपको बता दिया। क्या नहीं है? हर फ्रॉड हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे फ्रॉड जो इमटेरियल हों, जो रीजनेबल प्रोसीजर से डिटेक्ट ना होते हों, वो हमारी जिम्मेदारी। जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से किए गए हों, कोलिजन से मिलजुल के सोच विचार करके शातराना जहन लगा के किए गए फ्रॉड, वो डिटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो नॉर्मल आर्ट प्रोसीजर आइडेंटिफाई नहीं होते। तो फिर क्या है हमारी जिम्मेदारी? अब ये सुन ले, हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने ताकि पता चले कि कहीं कोई मशकूक हालात हैं कि नहीं। अगर हमें कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर आ जाए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर आ जाए, रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आ जाए, तो फिर हमने उस रिस्क ऑफ फ्रॉड को एड्रेस करना है। उस रिस्क ऑफ फ्रॉड को एड्रेस करना। और अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर नहीं आया तो फिर हमने मजीद कुछ नहीं करना। इस सूरत में अगर फ्रॉड आ भी गया तो हमारी जिम्मेदारी डन जी। ये टीए भाई हमारे इधर जो कारपेंटर होते हैं ना, जो भी, उन्हें कहेगा आज आके ना सारे बेंच पे ऐसे हाथ फेरे, जहां जहां उन्हें कोई चीज चुभ रही होगी ना तो थोड़ी मार के ना हल्का सा उसको सीधा कर देगी। मुझे छोटा सा कील ना लग रहा है, छोटा सा है लेकिन मसला करता है। उन्हें के सब पे ना हाथ, सारे कमरों में हाथ फेर के एक दफा देखें, पता चल जाएगा। चलिए भाई, ये क्लियर हो गया आपको क्या जिम्मेदारी का है? तो हमने क्या करना है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। डन जी। रिस्पांसिबिलिटी क्या समझ आ गई? कहता है बाकी एरिया में तो आपको अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर आए, तो आपने मजीद काम करना है, वरना कोई नहीं करना। बेसूल हमारा यही है ना। रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आए, अच्छा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी। हर इसको छोड़े, यहां पे थोड़ी ज्यादा है। यानी रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने आए तो फिर फ्रॉड वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड सामने नहीं आता तो फिर फ्रॉड वाले नहीं करने, रेगुलर वाले लेके चले। फ्रॉड वाले प्रोसीजर थोड़े एक्सटेंडेड होते हैं ना, बात समझ। लेकिन रेवेन्यू का एरिया ऐसा एरिया है, इसमें अगर आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर नहीं भी आता ना, आपने अज्यूम करना है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे अहम एरिया हमेशा यही होता है। तो इसमें अगर रेवेन्यू के अंदर, अगर आपको सेल्स के अंदर आपको रिस्क नजर नहीं भी आया ना, क्योंकि सबसे अहम केपीआई होता है, ठीक है। कॉलेज के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, मतलब हमारे कॉलेज सबसे बड़ा केपीआई क्या होता है?
कि फीस क्या को फीस कॉलेज ये क्या एडवर्टीजमेंट करता है हमारी फीस सबसे ज्यादा हमारे पास हो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ओके पे नहीं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। और दूसरा केपीआई क्या होता है, कितने बच्चे पास हुए। पहला केपीआई क्या है, कितने ज्यादा बच्चे कॉलेज के बाद। दूसरा केपीआई क्या है, कितने पास हुए। तो मुझे बताइए, कोई भी कॉलेज अगर मिस स्टेटमेंट फ्रॉड करना चाहता है, सोचे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्या कॉलेज फ्रॉड कर सकता है? क्या आपका टीचर फ्रॉड कर सकता है? यस यस कर सकता है। माइंडसेट चेंज कर भाई, चेंज कर। प्रोफेशनल बनना है, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। बताया था पहले लेक्चर में, बताया था। हाँ, फ्रॉड करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, ट्रस्ट। जहां ट्रस्ट होगा वहां फ्रॉड होगा। तो अगर फ्रॉड से बचना चाहते हैं, सिंपल, क्या, किसी पे ट्रस्ट ना करें। भाई ये तो बड़ी बुरी चीज होगी, कोई बुरी, ये एहतियात है। क्या है, एहतियात है। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना विदाउट एविडेंस। तो इसीलिए जब कॉलेज करेगा एडवर्टाइजमेंट, तो मैनिपुलेट किस फिगर को करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को करेगा। और किसको करेगा, सारे 90% रिजल्ट, सबका 90%। बंदा खुद ही टेंशन में आ जाता है। अच्छा आई कैप की एवरेज कैलकुलेट करे, इतना तो आई कैप का रिजल्ट। कंपनी थी, इंडस्ट्री बाजुकात स्टैटिस्टिक शेयर करते हैं, जैसे आई कैप शेयर करता है। शुक्र आई कैप कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, क्या कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने पास हुए हैं। वरना तो हम पता है क्या करते हैं, हमारे पास 10 लाख स्टूडेंट है सीए का। मैं कहता ही क्यों कहता भला, अगर ये टोटल फिगर आपके पास ना पता, आप हर कॉलेज में जाके गिनते रहे क्या, हर शहर में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, हर शहर में उनको विजिट किया और पता और देखा हो कितने स्टूडेंट, नहीं। तो ये फिगर जो है मैंने, तो इंडस्ट्री की फिगर्स को हम ऑडिटर कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। हमें पता चल जाता है कि भाई आई कैप का रिजल्ट इतने % है, इतने ये इतने % है। हम, आप तो अभी 1 साल 2 साल हुए ना, हम 20 साल से बैठे हैं, हमें सारा पता है कौन सा कॉलेज तो दूर की बात है, टीचर दूर की बात है, जो एडमिन के लोग होते हैं उनका भी हमें अंदाजा होता है कौन कैसे बात करता है और क्या बात किस तरीके से पहुंचाता है, किस लेवल तक, एडमिन लोगों का। लेकिन जाहिर है आगे ये बातें, कुछ ऐसी बातें, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल होता है, वो नहीं बता सकते, बतानी चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो इंडस्ट्री, हमने क्या करना है, इंडस्ट्री की फिगर्स को कंपनी की फिगर के साथ कंपेयर करना है। कंपनी खुद कभी नहीं बताएगी मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन, उसमें क्या हुआ वहां पे। एग्जांपल सुनिए, इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, तो आपने अक्सर सुना होगा 30 दिन के ज़खायर रह गए पाकिस्तान के पास। तो समझिए पेट्रोलियम बेस्ड सेक्टर था, उसने बताया हुआ कि टोटल हमारे पास इस वक्त 31 दिसंबर को इतना पेट्रोल के जेर। तो एक मॉडरेट कंपनी थी, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करवाया हुआ था टोटल सेक्टर का 90% रिजर्व उसी के पास है क्लोजिंग स्टॉक में। ऑडिटर ने देखा पहले आज, उसने कहा किधर है दिखाओ, वो नहीं था कहीं पे। दूसरी कंपनी थे, उसने थोड़ा ही शो करवाया हुआ था, लेकिन उसका वेयर हाउस जो था ना, वो समझ लीजिए उसमें कैपेसिटी थी 100 यूनिट रखने की, उसने 160 यूनिट शो करवाए हुए थे। ऑडिटर ने थोड़ी सी साइंस उसे पता थी ऑडिटर को, उसने कहा भाई आपका यूनिट जो है ना उसका साइज इतना है, अगर मल्टीप्लाई करें तो जितना आपका वेयर हाउस है उतने में तो इतना स्टॉक आ ही नहीं सकता, दिखाएं मुझे किधर है, नहीं था स्टॉक। तो हम इस तरह की जो इंडस्ट्री की फिगर्स होती है उनके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या, इंडस्ट्री की फिगर के साथ कंपनी की फिगर को कंपेयर करना चाहिए, करना, फिर ये पता चलेगा कि भाई पूरा उस जो है सब्जेक्ट में स्टूडेंट ही नहीं है जितना के, समझ रहे हैं कंसेप्ट समझना मकसद। आगे चलते हैं, आगे किधर थे हम, ये रिस्क समझ आ गई आपको बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट, के रेवेन्यू में क्या है, प्रिज्यूम्ड रिस्क है। रेवेन्यू में क्या है, प्रिज्यूम्ड रिस्क। अच्छा ये भी एक नई चीज है, ये देर ऐसे नहीं होगी, ठीक है। ये एग्जाम टिप्स, ये एग्जाम टिप्स क्या है, ये एग्जाम टिप है भाई, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये है कि पहले आपने जो कुछ पीछे पढ़ा है ना, छोटे छोटे सवाल के जरिए से, केस स्टडी के सवाल के जरिए से आपसे ये कंसेप्ट पूछा जाएगा। यानी ये है मिनी केस स्टडीज। ये क्या है, क्योंकि असल में बच्चे को कंसेप्ट समझा के डायरेक्ट बड़ी केस स्टडी पे चला जाए तो बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं। आपके हाथ पैर फूल जाते हैं ना, सर कल आपने बस हल्का सा आइडिया दिया, उसके बाद आपने कहा कि ये पढ़ के आना, हमें तो समझ ही नहीं आई, सवाल तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में तो होना क्या चाहिए, क्या कंसेप्ट देने के बाद डायरेक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन पे पहुंच जाना चाहिए, कि दरमियान में एक ब्रिज होना चाहिए, सीढ़ी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ये वो स्टेप बाय स्टेप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ लिया है वो,
और जो एग्जाम लेवल है उसके दरमियान में मिनी केस स्टडीज, इनको पढ़ना, छोटी छोटी केस स्टडीज होंगी, कंसेप्ट को टेस्ट करेंगी, पढ़ते जाएंगे, निपटाते जाएंगे, बड़ी केस स्टडी के लिए तैयार हो जाएंगे। समझ, इसके बाद बड़ी केस स्टडी में आपने इन तस्वीर को, सिर्फ तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, बड़ी केस स्टडी में सिर्फ इकट्ठा करना है, नई चीज नहीं आएगी कोई। डन। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ये है, मिनी केस स्टडीज आपकी। एग्जाम टिप्स क्या है? एग्जाम टिप्स है आपके गुर की बातें। एग्जाम टिप्स क्या है आपके, यानी एग्जाम में उसने इस कंसेप्ट को किस तरीके से टेस्ट किया हुआ है। आप नोट कीजिएगा, एग्जाम टिप्स के एंड पे ना आपको अटेम्प्ट भी नजर आएगी। वो आपको क्या बता रहा है भैया, एग्जाम टिप में ये बता रहा है इस कंसेप्ट को उसने किस अटेम्प्ट में किस तरीके से टेस्ट किया हुआ है। ये अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आई कैप के दाव पेज क्या है। ये क्या है? आई कैप के दाव पेज। कि आई कैप ने इस कंसेप्ट की जब टेस्टिंग की है तो आपको किस किस तरीके से ट्रैप किया है। इस अटेम्प्ट में उसने तरीका वारदात कुछ और था, इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा तरीका वारदात उसने बदल दिया। तो आई कैप के जितने भी तरीका वारदात दाव पेज है सारे आपको समझ आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि सर दुश्मन ने अटैक सिर्फ सामने से नहीं करना, इस अटेम्प्ट में उसने अटैक सामने से किया था, इस अटेम्प्ट में उसने दाएं तरफ से किया था, इसमें दिखाया उसने बाएं तरफ वाला था, अटैक पीछे से किया था। समझ रहे भाई? समझ रहे एग्जाम टिप क्या है कि किस अटेम्प्ट में उसने किस तरीके से टेस्टिंग की। ये कर लें तो बस आई कैप फिर एक्सपर्ट हो गए। फिर आई कैप से हाँ भाई चारों तरफ से आ जाओ, हमें सारा पता है, हमें सारा पता है, डील कर लेंगे भाई। समझ गए एग्जाम? अच्छा सवाल, दोनों में से ज्यादा अहम कौन सा है, एग्जाम टिप या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन? दोनों ही अहम है, लेकिन अगर मेरे से पूछे ज्यादा अहम है एग्जाम टिप्स। एग्जाम आपने खास तौर पे जब कभी रिवीजन करनी है ना, खास तौर पे आखिरी दिन रिवीजन करनी है, तो एग्जाम टिप्स को पढ़ लें। सिर्फ क्या कर लें? एग्जाम। वॉल्यूम 2 में भी हमने एक इनोवेशन लेके आए हैं, वो वॉल्यूम 2 जब आएगा फिर डिस्कस करेंगे। तो नहीं आ गया मतलब जब हम उसको डिस्कस करेंगे, आ तो गया हुआ है, लेकिन क्लास में जब इस तरह डिस्प्ले करूंगा ना मैं, आज इतना ही काफी है वरना लेक्चर का टाइम आउट हो जाएगा। तो ये बात समझ आ गई आपको एग्जाम टिप? चलिए अब इसके बाद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बहुत आसान। ये तो आप कहें सर छोड़ दे, हमें ना पढ़ाएं, बोले सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ना पढ़ाएं, ये तो हमने पढ़े हुए हैं। कहां पढ़े हुए हैं? चैप्टर 1 में पढ़े हुए हैं सर। क्या चैप्टर 1 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़े थे? पढ़े तो कुछ नहीं पता, अल्लाह जाने। अच्छा बहन इतने हैरान हो के मुझे ना देखा करें, मैं परेशान हो जाता। यकीन करें ये हमने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ओ भाई पढ़े थे कि रिस्क असेसमेंट? शुक्र है, शुक्र। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़े थे हमने। मेरा भाई बताए क्या थे? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन। शाबाश शाबाश, ये आत्मा को शांति मिली है। शाबाश शाबाश। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, री कैलकुलेट। खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर। ओवर ऑडिटिंग कर दिया तूने, इतना भी जज्बाती नहीं होना था। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन है, इंस्पेक्शन है और एनालिटिकल प्रोसीजर है। ये चार, सारे नहीं है, 7 प्रोसीजर, 4। तो देखें क्या ये इंक्वायरी नहीं है? इंक्वायरी नहीं है, इंक्वायरी करो बस। ये तो क्या इसमें इंक्वायरी, इसकी इंक्वायरी में और जो चैप्टर 1 की इंक्वायरी में क्या फर्क है? वो जनरल इंक्वायरी थी, ये स्पेसिफिक फ्रॉड के वाले। भैया इंक्वायरी किससे करो? मैनेजमेंट से पूछो, कोई फ्रॉड वगैरह का पता चला है, मैनेजमेंट से पूछो भैया आपके प्रोसेस से कोई रिस्क सामने आए हुए, कोई आपको भाईजान कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर की असेसमेंट हमने तो करनी है, आपने भी तो रिस्क असेसमेंट करनी हो। जैसे हम ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते थे तो आप बिजनेस रिस्क करते थे, हम आपके बिजनेस रिस्क से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते थे चैप्टर 7 में। तो यहाँ पे भी आपने भी कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया, हमें दे दो ना ये लिस्ट। अच्छा क्या एक्चुअली कोई फ्रॉड हुआ है पूरे साल में? हुआ है तो हमें बता दें। अगर कोई एक्चुअली नहीं हुआ, कोई किसी ने इल्जाम ही लगाया हो, मुझे बताया अगर एक ने दूसरे पे फ्रॉड का इल्जाम लगाया, हमें इग्नोर कर देना चाहिए कि हमें एक्शन लेना चाहिए? तो ये सारी इंक्वायरी कर रहे हैं, जगह जगह दर बदर भटक रहे हैं हम, कभी मैनेजमेंट के पास, कभी इंटरनल ऑडिट वालों के पास, कभी 2 चाबी गवर्नर्स के पास, कभी एम्प्लॉय के पास, कभी गार्ड के पास, कभी इन्वेंट्री मैनेजर, कभी कैशियर के पास। मकसद सिर्फ एक है, कोई फ्रॉड हुआ, कोई रिस्क है, कोई इल्जाम है, किसी पे लगा हो बता दें। डन। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर से भी फ्रॉड सामने आ सकता है? ये तो इंक्वायरी होगी ना, इन्हें इंक्वायरी होगी, कभी इधर से इंक्वायरी, कभी उधर से इंक्वायरी। एनालिटिकल प्रोसीजर से भी फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं?
हाँ, कंपैरिजन, रेशियो एनालिसिस करना, परसेंटेजेस कैलकुलेट करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जब आपको पता चले और पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स, कोरोना में एक कंपनी ऐसी हमारा क्लाइंट, उसने पिछले साल की निस्बत इस साल 30% इंक्रीज सेल शो करवाई, तो हमें उसको इनाम देना चाहिए कि भैया कोरोना में भी आपने कमाल कर दिया, इतनी ज्यादा सेल कर दे। किस स्केप्टिसिज्म? कोरोना में सारी कंपनी डूबी पड़ी है, आप क्या कर दिया आपने? हाँ, रिस्क कंफर्म नहीं है, मे बी वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, मास्क ज्यादा बिकना शुरू हो गए, मे बी वो जूम टाइप कंपनी हो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो टूल्स जो थे उस वक्त में टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी की डिमांड उस वक्त ज्यादा हो गई थी, लेकिन मे भी वो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो, बेकरी हो, उनका कंपैरेटिवली उनका इतना डिक्रीज नहीं है। और लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे थे जो बिल्कुल, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ठप, ट्रैवलिंग टूरिज्म सेक्टर ठप, होटल रेस्टोरेंट ठप, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बाबा करता है। ठप समझते हैं, ठप से मुराद ये है कि हाँ बंद। अच्छा, अब ये फ्रॉड, अब ये आपको पता चल गया होगा, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पता चल गया होगा क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ये भी पता चल गया होगा। फ्रॉड इस फैक्टर क्या होते हैं? फ्रॉड इस फैक्टर याद रखिएगा, बस आज का आखिरी कंसेप्ट, उसके बाद आपने रीडिंग करनी है और आगे चलेंगे हम। आखिरी कंसेप्ट आज क्या? फ्रॉड इस फैक्टर। क्या मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी तो हमें खुद बता देगी? हमें ढूंढना पड़ेगा, पक्की बात है। हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हैं ना, वहां पे कुछ हमें इंडिकेशंस मिलती हैं कि यहां पे फ्रॉड हो रहा है। हमें क्या मिलती है? कुछ जैसे इंडिकेशन, क्लर्क ने नई गाड़ी ले ली, इंडिकेशन। लिविंग स्टाइल सडनली चेंज हो गया, कंपनी डूब रही है, सीएफओ सीईओ ने अपने घर पे वीकेंड पे पार्टी रखी हुई है जिसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया, इंडिकेशंस, ठीक है। ये इंटरनल कंट्रोल वीक है, सबको पता है, लेकिन ठीक नहीं किया जा रहा, सीसीटीवी कैमरा खराब है, ठीक नहीं किया जा रहा, क्या है? इंडिकेशन। तो ये डिफरेंट इंडिकेशन होती है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? सिंपल, ये इंडिकेटर्स हैं जो जिनकी मौजूदगी में फ्रॉड होता है, जिनकी मौजूदगी में, जैसे साइंस है ना, साइंस क्या कहती है कि वो कहीं पे आग लगने के लिए चीजें जरूरी हैं होना, क्या चीजें? वो कहते हैं एक हीट होना जरूरी है, हरारत होना जरूरी है आग लगने के लिए, एक ऑक्सीजन होना जरूरी है, ऐसे वो 2-3 चीजें हैं, वो मिलती हैं तो फिर फ्रॉड होता है। यानी उनकी मौजूदगी में माहौल साजगार हो जाता है फ्रॉड करने के लिए। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? ऐसे फैक्टर जिनकी मौजूदगी में फ्रॉड करना आसान हो जाता है। तो जितने भी फ्रॉड, अच्छा मुझे बताया, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड रिस्क फैक्टर होंगे या मिस एप्रोप्रिएशन के भी? दोनों के होंगे। लेकिन क्या दोनों के सेम होंगे कि हो सकता है इक्का दुक्का सेम हो और डिफरेंट भी हो? डिफरेंट भी हो। सीएफओ को 10% कमीशन दिया जा रहा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या? कैसे? सेल्स को ओवरस्टेट करेगा, एक्सपेंस को अंडरस्टेट करेगा। इन्वेंट्री की स्टॉक काउंट नहीं हो रहा, क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? चोरी हो रही होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। स्टाफ को हम खर्च करने के लिए स्टाफ को कम कर दिया, गार्ड को निकाल दिया, गार्ड को कहा भाई तू सारा दिन खड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते, निकल जाओ। क्यों? ताकि कॉस्ट कम हो, कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी। बताइए फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? हाँ जी बिल्कुल। उसके 10 साल की जो तनख्वाह होगी ना, उतनी वो एक वारदात करेगा चोर आके, ठीक है, वो पूरी कर देगा सर। तो हर कॉस्ट भी कम नहीं करनी होती। तो यह फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर की ना को 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया। आपको याद है जैसे हमने मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन थी, तो मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। किसी स्टूडेंट को याद है? नहीं याद? कन्फर्म हूं मैं, 2-4 स्टूडेंट का किसी को याद नहीं होगा। कन्फर्म हूं। कैसे कन्फर्म हूं? एक्सपीरियंस भाई का। नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और भाई मिस स्टेटमेंट की स्कोप लिमिटेशन की टाइप पढ़ाएंगे। मिस स्टेटमेंट की 3 कैटेगरीज थी, स्कोप लिमिटेशन की 3 कैटेगरीज थी, ठीक है। चले मेन आगे एग्जांपल याद ना करे, कम से कम मेन हेडिंग तो याद होनी चाहिए आपको। लेकिन कितने स्टूडेंट्स को याद है? ये देखें, ये देखें। ऐसे नहीं मैंने कह दिया हफ्ते 10-12 हेडिंग है, हर हफ्ते के बाद भी चैलेंज कर दिया मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट नहीं याद कर पाएंगे, ऐसे नहीं कह दिया, कोई वजह है। ये वजह आपके सामने नहीं यार।
तो चलें कोई बात, ओ इसलिए नहीं याद, रिवाइज नहीं किया, मुझे याद अभी वीकेंड में रिवाइज, टर्म टेस्ट में रिवाइज करना था, पहले थोड़ी करना था। तो टर्म टेस्ट आया ही अब है, तो रिवीजन इस वीकेंड पे प्लान किया हुआ हमने, उससे समझ लग गया। ओके ओके ओके, रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया, शाबाश, बिल्कुल है। पेंडिंग लेक्चर है सर, अभी पेंडिंग लेक्चर। ओके ओके ओके। तो 3 तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर, कितनी तरह के? जैसे मिस स्टेटमेंट की 3 कैटेगरीज थी, स्कोप लिमिटेशन की भी 3 कैटेगरीज थी, उसी तरह फ्रॉड रिस्क फैक्टर में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के फ्रॉड रिस्क फैक्टर 3 कैटेगरीज, और मिस फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड रिस्क फैक्टर 3 कैटेगरी। और गुड न्यूज आपके लिए है कि ये कैटेगरी सेम है। मिस स्टेटमेंट की 3 टाइप्स की हेडिंग और स्कोप लिमिटेशन की 3 कैटेगरीज की हेडिंग सेम नहीं थी। ये पढ़ा हुआ हम कंसेप्ट कि नहीं पढ़ा हुआ? तीन जो टाइप्स जो थी, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं भाई, ओपिनियन की टाइप्स हैं। कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं हो जाता रिजल्ट क्या। ये किधर है मिस स्टेटमेंट के? ये मैं बता दूं, हाँ ये पेज 19 पे, न्यू बुक में पेज 9, इनएप्रोप्रिएट काउंटिंग पॉलिसीज, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, और सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड एंटिटीज कंट्रोल, सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू आइटम्स ऑफ वर्क और लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैन। तो उसने हर हेडिंग के आगे 2-3 एग्जांपल दी हुई है ऐसे। उसी तरह फ्रॉड रिस्क फैक्टर की भी एग्जांपल्स है। ये देखिए जरा, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर में 3 कौन कौन सी कैटेगरी? इंसेंटिव या प्रेशर, और कौन सी कैटेगरी? और कौन सी? फिर फ्रॉड रिस्क मिस एप्रोप्रिएशन में भी यही है, इंसेंटिव या प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। आपने क्या करना है, ये सारी हेडिंग, अगेन वही कल वाला काम दोबारा, क्या इनको पढ़ना है? पढ़ लेंगे जी। जस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड, अब जितनी एग्जांपल आज डिस्कस हुई ना, ये मजीद क्लियर हो जाएगा आपके लिए। बहुत सी चीजें जो कल समझ में नहीं आई थी आज समझ आ जाएंगी, लेकिन सारी नहीं आएंगी, तो इसलिए एक और लेक्चर रखा हुआ है, आखिरी लेक्चर कल का, शायद थोड़ा परसों का भी होगा क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है। डन। अब ये फैक्टर तो समझ आ जाएंगे। अगर आप मुझे 3 मिनट दे तो आपको एक मूवी की छोटी सी स्टोरी ना बता दूं, हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर ये जो 3 कैटेगरीज है ये क्या है। क्विकली, पुरानी मूवी, बड़ी फेमस है, इंडियन मूवी है, उसमें क्या होता है, वो छोड़े इसको, कौन सी छोड़े, सीन पर फोकस करें। सीन हुआ क्या, हीरो उसमें सेठ साहब विलन होते हैं एज यूजुअल, हीरो वर्कर होता है फैक्ट्री में, और हीरो का भाई फैक्ट्री में वर्कर होता है। हीरो दिखाते हैं लापरवाह सा, टाइम जाया करता है, मोहल्ले में घूमता फिरता, बच्चों के साथ लड़ता झगड़ता रहता, टाइम जाया करता है। तो होता क्या है, फैक्ट्री में मशीन में काम करते हुए वो जो हीरो का भाई होता है, जो सपोर्ट कर रहा होता है हीरो को, उसका कोई हाथ पैर आ जाता है मशीन में, वो बीमार हो जाता है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे चाहिए होते हैं तो वो 1-2 महीने तो घर के जो सेविंग होती है चलाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो हीरो जो होता है अपने भाई के इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए सेठ साहब के पास जाता है, सेठ साहब के घर में। अच्छा, वो सीन भी ऐसा क्रिएट किया होता है उन्होंने, सेठ साहब के घर में जाता है तो उसी वक्त सेठ साहब जो अपनी तिजोरी में खोल के ना उसके अंदर लाखों रुपया शिफ्ट कर रहे होते हैं, लाखों रुपया तिजोरी में। तो कहता है हीरो, सेठ साहब ज़रा मेरे भाई के इलाज के लिए आपकी फैक्ट्री का मुलाजिम था, आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए उसका नुकसान पहुंचा, इलाज के कुछ पैसे दे दें। तो सेठ कहता है मैं किसी को भीख नहीं देता, मैं किसी को भीख मांगने से पैसे नहीं देता, भीख नहीं देता, चले जाओ, धक्के दे के उसको निकाल देता है। फिर उसके बाद हीरो रात होने का इंतजार करता है और पिस्टल लेके आता, क्योंकि उसे पता चल चुका है, पहला लेसन मिल चुका है उसे, क्या मांगने से, भीख मांगने से पैसे नहीं मिलते। और जाता है और सेठ साहब को गन पॉइंट पे कहता है अब पैसे निकाले। सेठ साहब कहते हैं अच्छा अभी निकालते हैं। तिजोरी खोलते हैं और तिजोरी में पैसे रखे होते हैं और पैसों के साथ बटन लगाया होता है सेठ साहब ने। कंट्रोल्स हैं सेठ साहब के, ऐसे नहीं पैसे कमा लिए। बटन दबाते हैं, जितनी देर में वो पैसे गिन रहा होता है या निकाले, पुलिस आ जाती है, हीरो को पकड़ के ले जाती है, हीरो भी जेल में, उसका भाई की भी डेथ होगी, हीरो भी जेल में। आगे स्टोरी आगे चलती है, डेवलप होती है। अब वापिस आते हैं इस एग्जाम्पल में, मुझे बताइए क्या इसमें कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आ रहा है आपको? हीरो का पैसे चोरी करने की, डकैती की कोशिश करना, ये क्या है? ये एरर है कि फ्रॉड है? ओके,
फ्रॉड कहीं पे होता है उसमें 3 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं फ्रॉड में। एक इंसेंटिव या प्रेशर। इंसेंटिव या प्रेशर क्या होता है? वो रीजन जिसकी वजह से फ्रॉड किया जाए। कोई भी बंदा कोई भी काम बगैर वजह के नहीं करता, तो जो फ्रॉड भी करते हैं इसकी भी कोई रीजन। अच्छा, अच्छी है कि बुरी है इससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। वो एक लेडी को पकड़ा उन्होंने, यूएसए का केस है, वो फ्रॉड किया उसने। तो उसने कहा भाई आपने क्यों फ्रॉड किया है? उन्होंने कहा सर मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे एक ही चीज़ के शौक था, मुझे वही चीज़ से मेरा टाइम अच्छा गुजरा था, शॉपिंग। तो मैं शॉपिग करके मैं फ्लैट का रूम जाके देख रहे उसमें बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने, लेकिन मुझे शॉपिंग का शौक था, उसके लिए मैं फ्रॉड करते थे। रीज़न बैड रीज़न, गुड रीज़न, बैड रीज़न, लेकिन स्टिल फ्रॉड है। हमारे वाले केस में इंसेंटिव या प्रेशर क्या था? इलाज करवाना है घर में फैमिली में। तो याद रखिए, जिन एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर में प्रॉब्लम चल रही हो घर में, हमदर्दी अलग जगह पे, रिस्क ऑफ फ्रॉड वहां पे ज्यादा है। जो जरूरतमंद हो उनको कभी भी ऐसा टास्क नहीं देना जहां पे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। लफ्ज इंसेंटिव कहता है कि चीजें हासिल करने का शौक, नई गाड़ी का शौक है। प्रेशर का मतलब क्या? मजबूरी। इंसेंटिव हो, शौक हो या मजबूरी हो, फ्रॉड है। गुड रीजन है, बैड रीजन। तो इंसेंटिव या प्रेशर क्या है? वो रीजन जिनकी वजह से फ्रॉड किया जाता है। ये समझ ले, मोटिव्स है। हर जुर्म का एक मोटिव होता है ना, हर फ्रॉड का भी एक मोटिव होता है। इंसेंटिव या प्रेशर की कैटेगरी में आपको मोटिव नजर आएंगे। जो हमारे एग्जांपल में केस स्टडी में क्या था, हीरो के भाई का बीमार होना, उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। उससे पहले कभी नहीं हीरो ने फ्रॉड किया, उस वक्त किया। किस वजह से? मोटिव उस वक्त था, इंसेंटिव। दूसरा क्या? अपॉर्चुनिटीज क्या? मौका। देखिए, फ्रॉड करना चाहता हूं मैं काफी नहीं है, मुझे फ्रॉड करने का मौका भी मिलना चाहिए, हमारे वाले केस इंटरनल कंट्रोल्स का वीक होना, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे वाले केस में अपॉर्चुनिटी क्या मिली भाई? जब हीरो पैसे मांगने के लिए आया तो उस वक्त सेठ साहब ने तिजोरी खोली हुई थी, ये मौका था, ये मौका है अपॉर्चुनिटी। हमारी वाली केस में ये हीरो को अगर तिजोरी खुली हुई ना मिलती, हीरो को अगर ये पता ना चलता कि इसमें पैसे पड़े हैं, तो हीरो तो यही समझता कि पैसे सेठ साहब ने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। एक्सेसिव कैश इन हैंड होना और फिर वो नजर आना लोगों कि हाँ इसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ये सेठ साहब का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक था कि नहीं था? हालांकि बाद में स्ट्रांग भी था, उन्होंने अंदर प्रिवेंटिव कंट्रोल बटन लगाया हुआ था। बटन वाला कंट्रोल स्ट्रांग था कि पुलिस डिपार्टमेंट, वो बटन का कनेक्शन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कि इधर बटन दबाएंगे। बैंक्स में ये होता है, ये पता है, कोई ना कोई कनेक्शन होने साथ करीबी था। मूवीज में देखा होगा आपने, तो डाकू आते हैं, बटन दबाते हैं, अलार्म बज जाता है, पुलिस थाने, वहां से पुलिस फौरी पहुंच जाती है। तो ये इंटरनल, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। सेठ साहब का घर में पैसे रखना और हर आने जाने वाला आसानी से देख ले, ये क्या था? अपॉर्चुनिटी थी। यानी इंटरनल कंट्रोल वीक होना एक अपॉर्चुनिटी। क्या है? मौका। मैं फ्रॉड करना चाहता हूं किसी वजह से, वो क्या है? इंसेंटिव या प्रेशर। मुझे मौका मिल गया क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये स्टॉक आउट करते ही नहीं है, चोरी कर लो इनको पता ही नहीं चलेगा कभी। ये सीएफओ तो अप्रूवल करने से पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखता ही नहीं, बस पूछ लेता है सब कुछ ठीक है ना। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। और तीसरा क्या? एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। एटीट्यूड रैशनलाइजेशन क्या है? फ्रॉड, जैसे जुर्म करने वाला अपने आप को कोई जस्टिफिकेशन देता है ना, तो यहां पे वो जस्टिफिकेशन क्या है? हमारे वाले केस में जस्टिफिकेशन क्या थी? जस्टिफिकेशन क्या थी कि भैया सेठ फैक्ट्री में मजदूर काम कर करके अपनी जान गंवाते हैं और सेठ साहब लाखों रुपए पैसा ले जाते हैं घर में। ये जस्टिफिकेशन। जुर्म करने वाला हर बंदा, तो फ्रॉड करना भी जस्टिफिकेशन देता है, ठीक है। यहां पे आपने जो एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन, जो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझना ना, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसका असल मतलब है जस्टिफिकेशन, वो रीजन जो फ्रॉड करने वाला देगा, ठीक है। नशा करने वाला रीजन देगा, सर टेंशन बढ़ी है सर, क्या करें, ये नशा ना करे ना तो हमने तो खुदकुशी कर ले, फिर तो बताएं क्या करें, नशा करे कि खुदकुशी? एक बराबर है, जो मर्जी कर, पहले एक करना बाद में दूसरा। तो एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन का मकसद आपने क्या समझना है, ये कि जो फ्रॉड करने वाला होता है उसकी आदतों इतवार, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और जो फ्रॉड करने वाला नहीं होता उसका बिहेवियर, इसको बिहेवियर से लिंक करना है।
कुछ जिन कंपनी में फ्रॉड होता है ना, वहां का कल्चर कुछ हो रहा है, वहां पे मार कुटाई, गालम गलोच, ये चीजें चल रही होती हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये एनवायरनमेंट हो ना, प्रेशराइज किया जा रहा हो, जो एम्प्लॉयज को जरूरत के वक्त फैसिलिटेट ना किया जा रहा हो, भाई एम्प्लॉय था, चलो नहीं डोनेशन देना, चैरिटी नहीं देनी, मांगने से भीख नहीं देनी, लोन तो दे दो, लोन तो दे। तो जब आप बिल्कुल भी कुछ किसी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो तो जाहिर है फिर नेगेटिव सोचेगा। तो जिस जगह पे फ्रॉड, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन क्या बताता है कि जिस जगह पे फ्रॉड होता है उस जगह के हालात, बिहेवियर लोगों का, इन्वायरमेंट लोगों का, एटीट्यूड डिफरेंट होता है। तो ये समझ आया आपको, फ्रॉड रिस्क फैक्टर में 3 फैक्टर्स क्या होते हैं? इंसेंटिव या प्रेशर क्या है? रीजन, मोटिव। अपॉर्चुनिटीज क्या है? मौका मिलना पर, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होती है? इंटरनल कंट्रोल का वीक होना। और एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन क्या है? कि जिस जगह पे लोगों का बिहेवियर नेगेटिव हो वहां पे फ्रॉड का रिस्क ज्यादा होता है। जहां पे कंट्रोल्स को कोई अहमियत ना दी जाती हो, जहां पे करप्शन, फ्रॉड करने वालों को बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं, उनकी तरक्की हो रही है, जो ईमानदार है उसको खत्म, तो वहां पे क्या होगा? करप्शन ही होगी। मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस याद है ना, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। जिसने पकड़ा था वो क्या थी? वो मॉडल यान अली, जो स्मगलर थी, वो घूमती फिरती थी जब इधर, तो जिस कस्टम ऑफिसर ने पकड़ा था उसको, उसकी बाद में डेथ हो गई थी ना। अब ऐसी मिसालें आएंगी तो हमारे कहा नहीं, ठीक है। वो मूवी थी, उसमें नो वन किल्ड जैसिका, उसमें एक कत्ल होता है, उसमें कोई 50 लोग होते हैं उस जगह पे, बाद में सारे मुकर जाते हैं। कोई कहता मैं इधर था, कोई कहता इधर था, कोई इधर था। तो उसमें एक जो दोस्त था ना, उस जिसका मर्डर हुआ, उसका दोस्त, उससे वो बंदा वकील होता है, कोई पूछता, कहता तेरा तो दोस्त था, तुम क्यों नहीं गवाही दे रहे? कहता है मेरे घर में ना अपोजिट पार्टी आई थी, कहने लगे कि उसने कहा था या तो गोली खाओ या 1 करोड़ खाओ, 1 करोड़, या गोली लो या 1 करोड़, एक चीज सेलेक्ट करो। कहने लगा मुझे 1 करोड़ की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे गोली भी नहीं खानी थी। तो ये हालात जब किसी मुल्क में या किसी कंपनी के अंदर इस तरह के हालात होते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है? वहां पे फ्रॉड प्रमोट होगा, वहां पे ऑनेस्टी प्रमोट नहीं होगी। तो ये वो सर्कमस्टांसेस, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन, यहाँ पे आप देखेंगे ना, लोग गुस्से में होंगे, एक दूसरे से नाराज होंगे, शिकवे शिकायत करते रहेंगे। तो ये 12, चलिए भाई कुछ समझ आया आपको? चलिए, आज का आपका होम असाइनमेंट क्या है? रीडिंग असाइनमेंट, लेकिन आज केस स्टडी भी करनी है। आज आप बेहतर पोजीशन में हैं कि इन सारी हेडिंग्स को पढ़ के समझ सके। तो क्या करना है? ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़ने हैं, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नंबर 1, दूसरा नंबर 2 मिस एप्रोप्रिएशन एसेट के फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़ने हैं, नंबर 3 सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये 3 चीजें पढ़नी है, पढ़ लेंगे? और 2-3 सवाल हैं, 2-3 सिर्फ, वो रिटर्न अटेम्प्ट करने हैं। टर्म टेस्ट का सिलेबस सारा कुछ है, जो कुछ पढ़ा है। ये वाला चैप्टर रहने दे, रिस्क वाला, रिस्क तक रखते हैं, रिस्क तक। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।